हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग सब लोग? आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारा 12th में जो चैप्टर है एमीन्स और डायजोनियम सॉल्ट्स उसको करने वाले हैं। ठीक है, मैं भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। मैं अभिषेक मिश्रा, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, मेंटर टू हंड्रेड्स ऑफ एस्पिरेंट्स ऑफ नीट एंड जेईई, टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर्स, 16 साल हो गया अब तक। और तुम लोगों के साथ फुल टाइम एजुकेटर के तौर पे मैं लगातार काम कर रहा हूं बच्चों। और आप सब बच्चों का बहुत प्यार मिल रहा है जिससे कि मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूं। थैंक यू वेरी मच। और लगातार मेरे बच्चे जो फॉलोअर्स बच्चे हैं वो भी सब बढ़ते आ रहे हैं। डेडिकेशन खूब दे रहे हो तुम लोग मुझे, थैंक यू वेरी मच बच्चे। फॉलोअर्स मुझे फॉलो कर लिया करो अनअकैडमी पे, जितने बच्चे न्यू बच्चे आते हो। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग एमीन्स पढ़ेंगे। ठीक है, एमीन्स पढ़ेंगे। तो एमीन्स में हमारा जो चैप्टर अमीन्स है वो हेलो एल्केन हेलो एरियंस हमने पहला चैप्टर किया था। उसके बाद से हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर किया। उसके बाद से हमने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड किया। और 3 स्टेप ऑफ लर्निंग हम लोग कर रहे हैं। 3 स्टेप में सबसे पहला स्टेप हमारा है एनसीईआरटी, जो आज अभी हम लोग कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसके अगल बगल के जितने भी नॉलेज कॉम्पिटेटिव होती हैं वो सब मैं बताता हूँ, ये आपको पता है। तो न्यू बच्चे जो आएंगे वो जान ले कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला हमारा स्टेप होता है एनसीईआरटी को पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए, जिससे कि हम एनसीईआरटी के लिए कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हमने लाइन बाय लाइन सर के साथ बैठ के किया हुआ है। ठीक है ना? तो तुम सब बच्चे लोग एकदम कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि लाइन बाय लाइन सर के साथ बैठ के किए हैं, कुछ छूटेगा नहीं, ये मेरा गारंटी है तुम लोगों के साथ। और एक एक साथ साथ में मैं आपके साथ लगातार लगा हुआ हूं और आप अपना बुक ओपन करके बैठो, ठीक ना? दूसरी चीज, दूसरा हमारा स्टेप क्या है बच्चे, बोलो? टेड टॉक। टेड टॉक करते हैं हम लोग, TAD टॉक, टेस्ट एंड डिस्कशन टॉक करते हैं हम लोग। कहां पर? हम लोग स्पेशल क्लास में करते हैं अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में। फ्री स्पेशल क्लास होती है वो वहां पे करते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप हमारा होता है मेगा क्विज उस चैप्टर का। ठीक है, तो ये थर्ड, जो कि हम लोग यूट्यूब पे करते हैं। तो 3 स्टेप में हम लोग एक एक चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं, उड़ा देंगे। ठीक है, और दूसरी चीज, हर एक चैप्टर को मैंने 3 लेक्चर्स डेडिकेट किए हैं। 3 लेक्चर्स आपने देखा होगा, हेलोकेन हेलो एरियन से लेकर के अब तक हर एक चैप्टर में 3-3 लेक्चर्स में खत्म कर रहा हूं। तो ऐसे ही 3-3 लेक्चर में ही हमारा पूरा हर एक चैप्टर खत्म होगा और पूरी एनसीईआरटी हम कवर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लाइन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मोबाइल साइलेंट कर देता हूं पहले, आवाज बहुत करता है, डिस्टर्बेंस होता है। चलो चलो, एमीन्स में देखो बच्चे ध्यान से, थोड़ा सा साइज बड़ा है, बड़ा और कर दिया 152%। एमीन्स कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन। ध्यान रहे, बार बार मैं कहता हूं हाइड्रोजन रिमूव करते हो, ठीक ना? कहां से? अब इसमें को एटम्स ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल बाई एल्काइल और एराइल ग्रुप्स। अब ये क्या कह रहे हैं समझो। ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, आप अमोनिया से, जो आपका अमोनिया होता है उससे क्या करो, आप एक या एक से ज्यादा H हटाते जाओ और उसकी जगह पर R लगाते जाओ, तो क्या बन जाएगा? अमीन बनता जाएगा। जैसे यहां पर मैंने एक H हटा करके एक R लगाया है, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। ये RNH2 हो गया, ये 1 डिग्री अमीन हो गया। ऐसे ही 1 डिग्री अमीन से आप क्या कर दो, एक और H हटा दो और एक और R लगा दो। वो R सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। मैंने R डैश ले लिया, R डैश का मतलब अलग काइंड का ले लिया, ठीक है? तो ये हो गया 2 डिग्री वाला बच्चा। और फिर इसी RNH R डैश वाले में से एक और H हटा करके एक R डबल डैश लगा लिया, यानी ये सबसे अलग है। तो R डैश R डबल डैश, ये 3 डिग्री क्या बन गया बच्चा लोग? अमीन बन गया। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। इसके बाद क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। इसलिए बनता है क्योंकि एक लोन पेयर होता है कि ना, ये किसी लोन पेयर जो है वो जुड़ जाएगा किसी, इसके साथ लोन पेयर है तो किसी के साथ जुड़ करके, किसी को डोनेट करके उसके साथ सॉल्ट बना लेगा। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, यानी एक और R प्लस लग जाएगा इसके साथ, तो उसके साथ ये सॉल्ट बनेगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे एक और अगर मैं लगा दूं, सपोज करो मैं RCl से रिएक्शन करा दूं इसका, RCl से, तो ये बन जाएगा RnR डैश R, एक और R है ना, एक R डबल डैश, इस पर प्लस आ जाएगा क्योंकि इसने लोन पेयर दिया है एक R को, और Cl माइनस इसकी क्लोज विसिनिटी में सॉल्ट बना कर आएगा। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट।
क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चा। तो और ये जो आगे जो है, जैसे मैंने आर लगाया, रिएक्शन डायरेक्ट आर का नहीं होता, आरसीएल या आरएक्स का कराते हो, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इसको हाफमैन अमोनोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, आगे आएगा, हाफमैन अमोनोलिसिस बोलते हैं। तो थोड़ा सा रीडिंग लगा लेते हैं बच्चा लोग, देखो रीडिंग लगा लेते हैं। इन नेचर दे अकर एमंग प्रोटीन्स, विटामिन, प्रोटीन में होता है, विटामिन में होता है, एल्केलॉइड्स में होता है, हार्मोन्स में होता है, सारे अमोनियम के कंपाउंड होते हैं। सिंथेटिक एग्जांपल्स इंक्लूड पॉलीमर्स, डाई, हमने पॉलीमर पढ़ा था, फिर भी पढ़ेंगे, दोबारा ही पढ़ेंगे अब पॉलीमर। तो हमारा जो नाइलॉन 66 था वो क्या था, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, तो वहां पे अमीन था, तो बहुत जगह देखते हैं हम लोग। एंड ड्रग्स, टू बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स नेमली एड्रिनेलिन एंड एफेड्रीन बोलते हैं। ठीक है, तो एड्रिनेलिन एंड एफेड्रीन जो है वो क्या है, इस बोथ कंटेनिंग सेकेंडरी अमीनो ग्रुप। अब यहीं से क्वेश्चन उठ गया, क्वेश्चन उठ गया बच्चे, इस लाइन से क्वेश्चन उठ गया, नोट कर लो, आ जाएगा ये क्वेश्चन, नोट कर लो। एड्रिनेलिन और एफेड्रीन, एड्रिनेलिन और एफेड्रीन दोनों हार्मोन हैं, जान रहे हो आप, ह्यूमन बॉडी में होते हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे और अच्छे समझते होंगे। तो एड्रिनेलिन हार्मोन और आपका एफेड्रीन हार्मोन दोनों में ही सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होते हैं, पहली बात। तो ये क्वेश्चन पूछ दिया, समझ लो, ध्यान से इसको नोट कर लो। तो एड्रिनेलिन और एफेड्रीन में दोनों में सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होते हैं। आप कोई कहेगा सर इतना टफ क्वेश्चन कैसे आ गया, तो भाई देख लो, अमीन्स में पहले ही लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ये कहेगा कि सर फिर किसी में पूछ देगा, तो किसी में भी नहीं पूछेगा, जो एनसीईआरटी में दिया है उसी में से पूछेगा। तो जब उसने एड्रिनेलिन और एफेड्रीन में कह रहा है कि कंटेनिंग सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होते हैं उसमें, तो सेकेंडरी अमीनो ग्रुप यानी 2 डिग्री अमीनो होता है, अमीन होता है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। अब क्या कर रहे हैं, इसको आर यूज टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने में इसका इस्तेमाल होता है, ये बात ध्यान रहे। और इसमें 2 डिग्री अमीन का इस्तेमाल होता है। तो कह देंगे वो कि एफेड्रीन और एड्रिनेलिन दो हार्मोन हैं जो कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज करते हैं। बताइए इसमें कितने डिग्री वाला अमीन्स पाया जाता है, राइट। तो बात समझना, ठीक है ना। चलो अब अगला है नोवासिन। नोवासिन सिंथेटिक अमीनो कंपाउंड, ये सिंथेटिक है और वो बायोलॉजिकली था, बायोलॉजिकल था मतलब कि जो हमारे बॉडी में ऐसे ही पाया था, और ये सिंथेटिक। नोवासिन क्या है, सिंथेटिक। इट इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री। नोवासिन जो है, जब दांत वगैरह का कुछ निकालते हैं तो वहां पर इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि वो सुन्न कर देता है, वहां पर ना नंबनेस ला देता है। तो क्या यूज करते हैं, नोवासिन, एक सिंथेटिक अमीनो कंपाउंड है। तो यहीं से क्वेश्चन बन गया बच्चा लोग, समझ लेना। तो यहीं पे जो जो मैं स्टार बना रहा हूं, जो मैं अलग से बना रहा हूं, ये सब क्वेश्चन है एग्जाम में पूछने वाले, ध्यान रहे। तो क्या करते हैं, सिंथेटिक अमीनो कंपाउंड है, ये भी देखो, ये क्या है, बायोलॉजिकल नहीं है, सिंथेटिक है। अब आता है बेनाड्रिल। बेनाड्रिल सिर्फ हम लोग बचपन में खूब पिए हैं। तो बेनाड्रिल, बेनाड्रिल a well known antihistaminic drug contains tertiary amino group। तो बेनाड्रिल जो है ये एंटीहिस्टामिनिक होता है, एंटीहिस्टामिन जो काम करता है ड्रग का, हिस्टामिन डायलेट करता है, ठीक है ना, तो एंटीहिस्टामिन का काम करते हैं। तो एंटीहिस्टामिन ब्लड वेसल्स को, तो खांसी उसी आती थी तो बेनाड्रिल दिया जाता था, मुझे याद आता है ये बचपन का। तो बेनाड्रिल सिरप होता था, उसमें और भी चीजें मिल रही होंगी लेकिन बेनाड्रिल होता था। तो आप समझ लो बेनाड्रिल अ वेल नोन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग वे आल्सो कंटेन टर्शरी अमीनो ग्रुप। तो यहाँ पे देख लीजिए टर्शरी अमीनो ग्रुप ये है। तो क्या होता था खांसी में और जुकाम में, ये मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि टर्शरी अमीनो ग्रुप बेनाड्रिल में पाया जाता है, ये बात ध्यान। और ये एंटीहिस्टामिनिक है। तो क्या क्या हमने पढ़ा, हमने लिखा एड्रिनलिन और एड्रिनलिन और एपिहेड्रिन, ठीक है, एफेड्रिन, एड्रिनलिन और एफेड्रिन, और इसमें सेकेंडरी अमीनो ग्रुप है और इसको ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने के काम में यूज करते हैं। नोवासिन जो है वो एक सिंथेटिक अमीनो कंपाउंड है, उसको एनेस्थीसिया में यूज करते हैं, एनेस्थेटिक में यूज करते हैं, डेंटिस्ट्री में। और बेनाड्रिल जो है एक एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है जिसको हम लोग, जिसमें टर्शरी अमीनो ग्रुप पाया था। आप देखो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो मैं यहाँ बताया था आप लोग को, जो मैं यहाँ बताया था, तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आर यूज्ड एज सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट समझते हो क्या,
सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो सरफेस एरिया बढ़ाने के काम आते हैं। सर्फेक्टेंट्स जो सरफेस एरिया बढ़ाने के काम आते हैं उनको हम सर्फेक्टेंट्स कहते हैं। तो याद रहे ये बात, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स आर यूज्ड एज सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स वो जैसे लंग्स का भी सरफेस एरिया कम होता है तो उसको भी सर्फेक्टेंट्स होते हैं कि सरफेस एरिया जहां पे जो एल्वियोलाई होती है लंग्स की वो सब जो है जब ब्लॉकेज होने लगते हैं तो उनके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स आर यूज्ड एज सर्फेक्टेंट्स, ठीक है। अच्छा, डाइज़ोनियम सॉल्ट्स आर इंटरमीडिएट इन द प्रिपरेशन ऑफ वैरायटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग डाइज। डाइज़ोनियम सॉल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारी चीज बनेगी, हम लोग आगे पढ़ेंगे डाइज़ोनियम सॉल्ट्स के बारे में भी। चलिए पहला पॉइंट हमारा खत्म हुआ, अमीन्स का शुरू होता है पहला पॉइंट। चलिए अमीन्स क्या होता है? अमीन्स कैन बी कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनियम। सही बात है, अभी अपने डेरिवेटिव ऑफ अमोनियम बनाया। रिप्लेसमेंट ऑफ वन, एक एच हटा दो, दो हटा दो, तीन हटा दो, चार हटा दो, अलग अलग बन जाएगा। यहाँ पे देखो 1 डिग्री, ये C6H5NH2 ये भी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। ये बात समझिएगा। और सारे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ऐसे ही एमाइड्स भी होते हैं, सब फंक्शनल ग्रुप होते हैं। लाइक अमोनिया, नाइट्रोजन एटम ऑफ अमीन्स इज ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट है and carries an unshared pair of electrons. Nitrogen orbitals in amines are therefore sp3 hybridized. सही बात है। And the geometry of amines is pyramidal. Exactly, सही बात है। Each of the 3 sp3 hybridized orbital of nitrogen overlap with the orbitals of nitrogen. अमोनिया की बात कर रहे हैं, या अगर नाइट्रोजन से है तो अमोनिया होगा, नहीं तो फिर कार्बन से ओवरलैप करेंगे। या तो अगर ऐसे है, मान लो R है तो कार्बन से ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो कार्बन डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द अमीन्स, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। द फोर्थ ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन ऑल अमीन्स कंटेन्स एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर है ये वाला। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द एंगल क्या होता है, वो टेट्राहेड्रल से थोड़ा कम हो जाता है, यानी 109 से घट करके थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। द एंगल CNE वेयर इज कंसिस्टेंसी इज द की। देखो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। इतनी इंपॉर्टेंट बात आ गई बीच में, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो सक्सेस मिलेगा जी, ये ध्यान रखना। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, और कंसिस्टेंट रहो तुम लोग, अदरवाइज बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, ठीक है। चलो, तो कह रहे हैं कि 109 डिग्री से कम हो जाता है, लेस देन 109.5 डिग्री। चलो, और इट इज 108 इन द केस ऑफ ट्राइमिथाइलअमीन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये CH3 और CH3 है, तो इसकी केस में यहाँ पर 108 डिग्री बता रहे हैं, जबकि अमोनिया में क्या होता है, 107 डिग्री होता है, ठीक है, याद रहे आप लोग। तो ये बात होती है यहाँ पे। चलिए, क्लासिफिकेशन जस्ट बताया मैंने, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आप लोगों को। नॉमेनक्लेचर पर आते हैं, नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। इन कॉमन सिस्टम एन एलिफेटिक अमीन इज नेम्ड बाई प्रीफिक्सिंग एल्काइल ग्रुप टू द अमीन, यानी एल्काइल अमीन करते हैं। ये क्या है, कॉमन सिस्टम, ध्यान रहे, कॉमन सिस्टम। IUPAC में क्या करते हैं, एल्केन अमाइन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये मिथाइल अमीन है ना, तो मिथेनामाइन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे मिथाइल अमीन का ये कॉमन नेम है। तो इन सेकेंडरी टर्शियरी में क्या है, एक से ज्यादा ग्रुप लगे होते हैं, तो हम लोग डाई मिथाइल अमीन बोल सकते हैं, ट्राई मिथाइल अमीन ऐसे बोल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे यहाँ पे CH3 है, NH2 है, मान लो यहाँ पे NH2 है, इसको मिथाइल अमीन बोल देंगे। एक और CH3 लगा दिया, यहाँ पे एक H है, तो इसको डाई मिथाइल अमीन बोल देंगे। यहाँ पे एक और CH3 लगा दो, इसको ट्राई मिथाइल अमीन बोल देंगे। ये सब कॉमन सिस्टम है मेरे बच्चों, कॉमन सिस्टम। अब देखो यहाँ पर, ये है आपका CH2NH मोनो CH3 है, तो इसको इथाइल मिथाइल हम बोलेंगे, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल सीक्वेंस से बोलते हैं, इथाइल मिथाइल अमीन। कॉमन सिस्टम है, IUPAC बाद में बता रहा हूं, ठीक ना। और ये तीनों अगर हैं, 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो तीनों अलग अलग हैं, तो उनको अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में लिख लेना। जैसे मान लो इथाइल है, मिथाइल है और प्रोपाइल है, ठीक है। तो E पहले आएगा, M बाद, फिर M आएगा, फिर P आएगा। तो इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमीन बोल दोगे, राइट। चलो, प्रोपाइल में भी ये देखना होगा कि भाई N प्रोपाइल है, नॉर्मल प्रोपाइल है या सेकेंडरी प्रोपाइल है, वो देख करके बोल सकते हो। लेकिन जो हमारा
आईयूपीएसी सिस्टम है वो एल्केनामाइन बोलता है, जैसे यहाँ पे और ये प्राइमरी के लिए है, प्राइमरी के लिए एल्केनामाइन। लेकिन अगर आपका सेकेंडरी हो जाता है तो वहां पर एक बात समझते हैं, सेकेंडरी के लिए क्या करते हैं बच्चों कि जो दो एल्काइल ग्रुप लगे होंगे सेकेंडरी में क्या होगा, जैसे अभी हमने यहाँ पे दिया कि CH3 CH2, मान लो यहाँ पे NH2 था, तो ये आपका इथेनामाइन है, ये इथेनामाइन है, ठीक है, इथेनामाइन है। अब देखो अगर इथेनामाइन ये तो हो गया, अगर हम क्या करें CH3 CH2N और यहाँ पे CH3 लिख दें और यहाँ पे H लिख दें, अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या करेंगे, तो देखो जो छोटा वाला होता है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, जो छोटे वाले ग्रुप होंगे उसको सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं और उसको N, वो N से लगा है, तो जैसे हम लोग 2 मिथाइल ऐसे कहते थे ना पहले, सपोज करो ऐसे है, मान लो यहाँ पे कुछ क्लोरो लगाया तो 2 क्लोरो कहते हो, यहाँ पे मान लो मिथाइल लगा दिया तो कहते हो ना कि 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, तो जस्ट उसी तरह से ये N पर लगा है तो उसको बोलते हैं N मिथाइल। तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ इसको बोलेंगे N मिथाइल, यानी N पर मिथाइल लगा हुआ है, N मिथाइल। और इथेन, इथेन पर अमाइन, इथेनामाइन, इथेन अमाइन, यानी N पर मिथाइल लगा हुआ है, इथेन है और अमाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक और एग्जांपल जैसे मैं बता दूं अगर आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH3 CH2 CH2, एक और स्पेशल बात बताऊंगा आप लोगों को, एक और स्पेशल बात बताऊंगा मैं आपको, यहाँ पे मान लीजिए N है, ओके, यहाँ पे C है CH2 और CH3, ये मेरी फोटो के पीछे छुप रहा होगा इसलिए मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं। अपने पास तो पूरा व्यवस्था है ना, पूरा जुगाड़ है अपने पास, है ना, पूरा जुगाड़ रखता है अपन पूरा जुगाड़ रखते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से, इसमें क्या है अब यहाँ पे समझना, ये छोटा, ये थोड़ा उससे बड़ा, ये बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा वाला जो एल्केन वाला में आएगा, ठीक ना, बाकी ये सब एन एल्काइल एल्काइल। अब देखो यहाँ पर एन पर इथाइल है तो इथाइल लगा दो क्योंकि अल्फाबेटिकल कहोगे, फिर एन पर एक मिथाइल भी है, एन इथाइल एन मिथाइल, अगर दो लगे होते तो एन एन डाई इथाइल या डाई मिथाइल, जैसा सिचुएशन होता वैसा तुम कर देते। ओके बच्चा लोग समझ रहे हो ना, तो अगर दो इथाइल लगा होता तो एन एन डाई मिथाइल कर देते, डाई इथाइल बोल देते, दो मिथाइल होता तो एन एन डाई मिथाइल कर देते, राइट। लेकिन अल्फाबेटिकल अगर दोनों अलग अलग हैं तो हमको एन इथाइल एन मिथाइल ऐसे कहना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन को समझना पड़ेगा, क्या सिचुएशन समझना पड़ेगा, देखो नंबरिंग आपको यहां से करनी पड़ेगी लॉन्गेस्ट चेन की 1 2 3 4, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे लोग क्या करते हैं यहीं से नंबरिंग करना शुरू कर देते हैं, बच्चा लोग ये करते हैं, ये गलत बात है, तो ये ध्यान रखना बच्चा लोग, ठीक है। तो क्या है ये ब्यूटेन है, ओके, ये ब्यूटेन है तो ये लिखोगे ब्यूटेन 2 एमाइन, ब्यूटेन 2 एमाइन। अब मुझसे कोई कहे, आपसे कोई कहे, मुझसे कोई क्यों कहेगा, आपसे कहेगा, आपसे कोई कहे कि भैया ये बताओ, ये नॉमेनक्लेचर कर दिया हमने, बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और मैंने क्या किया इसको छुपा दिया, ऐसे छुपा दिया, चलो मेरे पास तो पूरा जुगाड़ है, ठीक है जी, छुपा दिया, तो आप क्या कहोगे कि भाई एन इथाइल एन मिथाइल ब्यूटेन 2 अमाइन बनाना है अपन को, ठीक ना, तो सी 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 ये ब्यूटेन बन गया। और ये बोलता क्या है, ये बोलता क्या है 2 पर आप अमीन लगा दो, तो अगर नंबरिंग हम इधर से करते हैं, मान लो इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो लगा दो इधर 2 पर क्या लगा दो, एन लगा दो, क्योंकि ये 2 पर अमाइन बोल रहा है, ब्यूटेन के 2 पर अमाइन बोलता है, राइट। फिर क्या बोल रहा है ये कि एन पर इथाइल लगा और मिथाइल लगा है, तो कोई बात नहीं, शाबाश तरीके से आराम से यहाँ पर ऐसे लगा दिए, बन गया काम, ठीक है, ये काम वही चीज है, आप खुद देख सकते हो, ठीक ना। तो बहुत शानदार तरीके से समझ सकते हो कि भैया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का हमको नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। एक बात ध्यान रखना कि जो एल्केन करोगे वो लॉन्गेस्ट चेन चुनोगे, क्योंकि एमीन जो है जब एल्केनामाइन करते हो तो वो एक तरह से सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करा देते हो उसको नंबरिंग के चक्कर में, जैसे अल्कोहल को कराते थे, जैसे अल्कोहल को कराते थे, तो अल्कोहल को मान लो ऐसे में कर दिया तो इसको नंबरिंग यहाँ तो नहीं करेगा ना, यहाँ से तो नंबरिंग नहीं करेगा ना अपन, बोलो यहां से तो नंबरिंग नहीं करेंगे ना अपन लोग, नंबरिंग कहां से करेंगे अपन लोग, नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करेंगे, राइट। तो ये बात ध्यान रखने का है, ये बात ध्यान रखने का है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी दिक्कत होने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है, बच्चा लोग समझना इस चीज को। हम जो अमिताभ बच्चन वाले डायलॉग बोलते थे ना, जहां से हम जहां पे लगे होते हैं वहीं पे नंबरिंग शुरू होती है, वो लोग होते हैं,
जहां से लग जाते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होती है, ये लोग होते हैं। और इसमें भी क्या है, एक कैच है। कैच क्या है कि जब हम उसको नंबर नहीं करते तो इनको हम कार्बल्डिहाइड बोलते हैं और इनको हम कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे C++N, अगर इनको नंबर यहाँ पे जहां से लग जाएंगे वहीं से नंबरिंग होगी तो इनको नाइट्राइल बोलोगे, और अगर इनको नंबर नहीं देते हो तो कार्बोनाइट्राइल बोलते हो। ये सब पढ़ाया चुका हूँ नॉमेनक्लेचर में, है ना जी। अलग से तो कई बार रिवीजन करवाऊंगा ही करवाऊंगा, सब लोग जानते हो रिवीजन करवाने में मैं सबसे आगे रहता हूँ। रिवीजन करवाने में सबसे आगे रहता हूँ, ये सब जानता है, सब लोग जानते हैं, दुनिया जानती है इस बात को। चलो, तो ये मैंने सारा बता दिया, इस पे मुझे और कोई डिस्कशन नहीं करना है। अच्छा देखो यहाँ पे एरोमेटिक वाला आ गया, एक बार एरोमेटिक वाला आ गया। देखो यहाँ पर ये देखो इन आईयूपीएसी सिस्टम, ये देखो यहाँ C6H5NH2 इज नोन एज बेंजीन अमीन। जैसे एल्केनामाइन था वैसे बेंजीनामाइन, इसको एनिलीन बोल देते हो तुम लोग, क्या बोलते हो, एनिलीन बोल देते हो साधारण भाषा में, है ना जी। तो एराइल अमीन्स, एल्काइल अमीन्स ये होते हैं बच्चा लोग, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो कुछ बोल रहा है यहाँ पे, जैसे ये इसको बोलेगा कॉमन नेम में बोलेगा इथाइल अमीन, और आईयूपीएसी में बोलेगा इथेनामाइन। इसको कॉमन नेम में बोलेगा एन प्रोपाइल अमीन। मैंने बोला ना कि प्रोपाइल का 2 काइंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती हो ही जाती है तुम लोगों से। प्रोपाइल मतलब कौन सा प्रोपाइल जी, प्रोपाइल 2 काइंड का होगा, या तो अगर उसके लास्ट वाले कार्बन से जुड़ा है तो उसको एन प्रोपाइल या 1 प्रोपाइल बोलोगे, अगर बीच वाले कार्बन से जुड़ा है तो उसको सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसो प्रोपाइल बोलोगे। तो ये बात ध्यान रखने का है, राइट। जैसे यहाँ पर देखो सेकेंडरी वाले से जुड़ा है तो ये आइसो प्रोपाइल अमीन है बच्चा लोग, ये बात समझना जी। और ये आईपीएसी करेगा तो 1 2 3 यानी 1 अमाइन बोलेंगे ना, एल्केन 1 अमाइन यानी प्रोपेन 1 अमाइन बोलेंगे। देखो यहाँ बोला है प्रोपेन 1 अमाइन, यहाँ पे प्रोपेन 2 अमाइन बोलता है जी, बोलेगा तो जरूर बोलेगा, सुनेगा, राइट। चलो बच्चा लोग समझ आगे। यहाँ पे देखो 2 डिग्री साफ साफ दिखता है अपन को, 2 डिग्री साफ साफ दिखता है अपन लोगों को ना। तो ये क्या होगा, इथाइल मिथाइल अमीन साफ साफ यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। और अगर करने का है आईपीएसी तो क्या बोलेंगे, इसको एन मिथाइल बोलोगे और इथेन पर अमाइन बोलोगे। वहां पे 1 अमाइन बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इथेन में 2 ही कार्बन होते हैं, तो किसी पे लगेगा तो 1 तो उसी को मिलेगा, राइट। इसलिए लिखते नहीं, तो 1 कभी लिखते नहीं, राइट। तो यहाँ पे हो गया, मतलब इस केस में 1 नहीं लिखेंगे, आगे लिखेंगे, आगे जब जरूरत होगी तब लिखेंगे। तो एन मिथाइल इथेनामाइन बोल देंगे। यहाँ पे देख लो तीनों मिथाइल लगा हुआ है तो ट्राई मिथाइल अमीन बोल दिया। अब यहाँ पे क्या है, एन मिथाइल मिथेनामाइन, एन डाई मिथाइल हो गया। तो एन डाई मिथाइल, देखो एन डाई मिथाइल और मिथेन अमाइन, एक को तुमको बताना पड़ेगा, एक को सरदार बनाना पड़ेगा जी, है ना। तो एक को सरदार बनाना पड़ेगा और बाकी 2 को जो है सांबा बन जाएंगे दोनों, है ना। तो याद है ना सांबा शोले वाली, तो तुम लोग डायलॉग शायद सुने होगे, नहीं सुने होगे तो नई शोले भी आ चुकी है ना, देख लेना तुम लोग मूवी जा करके। तो अरे ओ सांबा, तो 2 सांबा जो है, ये दो सांबा हो गए और एक बन गया सरदार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सरदार को इज्जत देनी पड़ेगी, उसको एल्केनामाइन बोलना पड़ेगा अपन लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक लंबा सा चेन दिख रहा है 4 कार्बन का, एक छोटू सा चेन दिख रहा है और एक छोटू सा चेन दिख रहा है। ये 2 एन डाई इथाइल हो गया ना बच्चा लोग, एन डाई इथाइल हो गया, पहले बोल दिया। और देखो ब्यूटेन का नंबरिंग किया है, क्यों किया है, क्योंकि 1 को देना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा एक चीज ये 2 पर भी लग सकता था, ये 3 पर भी लग सकता था, और 3 पर लगता तब भी 2 ही होता, यानी वो 3 वाला मैं मिटा दूंगा, है ना। मैं बहुत चालू आदमी हूँ, देखो यहाँ से मिटा दिया देखो, क्योंकि मुझे जो है गलती करके उसको सुधारने में जरा सा भी देर नहीं लगती। मैं शर्माता नहीं हूँ कि मैं गलती अगर होगी तो उसको सुधारना दूं, ठीक ना जी। तो शर्म नहीं करता हूँ मैं यहाँ से। तो 2 पर लगा सकता है, राइट। तो 2 पर लगा दोगे तो क्या होगा, एन डाई इथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन और एन डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 अमाइन भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है बच्चा लोग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे देखो ये क्या है, 1 अमीन है, यानी यहाँ पे नंबरिंग क्या करोगे, नंबरिंग अमीन चूंकि क्या है फंक्शनल ग्रुप है बच्चा लोग, इसलिए उसको 1 देंगे। तो 1, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोप 2 इन 1 अमाइन, साफ साफ दिख रहा है देखो। और ऐसे कॉमन नेम ये एलाइल है, ये पूरा एलाइल है। तो एलाइलिक पोजीशन पर ये क्या लगा, कहाँ लगा है, दिस इज द एलाइलिक पोजीशन, ये हमारा एलाइलिक पोजीशन है, क्योंकि ये देखो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच कार्बन को हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, तो एलाइल अमीन बोल दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये देखो 6 कार्बन है टोटल, तो यहाँ पे दोनों पे टर्मिनल पर है ना। तो हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन हो गया, एडिपिक एसिड के साथ ये क्या बनाता है, नाइलॉन 66। तो ये क्या है, नाइलॉन 66 का एक मोनोमर है। नाइलॉन 66 से क्या है, एक कोपॉलीमर है। नाइलॉन 66 इज द कोपॉलीमर। कोपॉलीमर का मतलब होता है कि 2 अलग अलग उसमें क्या होने चाहिए, डिफरेंट उसमें मोनोमर होने चाहिए, है ना। होमोपॉलीमर क्या होता है, जिसमें एक ही काइंड के मोनोमर होते हैं, जैसे आपका पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, ये सब क्या है,
ये सब होमोपॉलीमर है जिसमें एक ही काइंड का मोनोमर बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन कोपॉलीमर जो होता है उसमें एक से ज्यादा काइंड के उसमें मोनोमर होते हैं। तो जैसे नाइलॉन 66 की बात करें तो नाइलॉन 66 में ये हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन होता है और एडिपिक एसिड होता है। एडिपिक एसिड है ना जी, एडिपिक, उसमें भी 6 कार्बन होते हैं, दोनों लास्ट वाले कार्बन जो होते हैं वो COOH होते हैं, ठीक है, डाइओइक एसिड होता है। तो हेक्सेन डाइओइक एसिड होता है एडिपिक एसिड, राइट, ध्यान रहे तुम लोगों को, हेक्सेन डाइओइक एसिड होता है। जो बच्चे नहीं जानते हैं मैं बोल रहा हूँ, नोट कर लेना तुम लोग। हेक्सेन डाइओइक एसिड होता है एडिपिक एसिड, 6 कार्बन टोटल होते हैं, लास्ट वाले दोनों कार्बन COOH होते हैं, उस पर लगे नहीं होते हैं। 6 कार्बन, अगर तुम उसको पहले और छठे कार्बन पे COH लगा दोगे तो टोटल 8 कार्बन हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, 6 कार्बन ही होने चाहिए लास्ट वाले, यानी दोनों टर्मिनल्स जो है वो COOH होने चाहिए, यानी बीच में 4 CH2 है, ओके, और उसको बोलते हैं हेक्सेन डाइओइक एसिड। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है, हेक्सेन 16 डाइमीन बोल रहा है ये, यानी दोनों पे हेक्सेन है और 1 पर और 6 पर क्या है, अमीन है। चलो आगे चलो, ये देखो एनिलीन हो गया, इसको बेंजीनामाइन बोलते हैं, एनिलीन भी एक्सेप्ट करते हैं IUPAC में। इसको 2 मिथाइल एनिलीन बोल देंगे या ऑर्थोटोल्विडीन बोल देंगे, ये बहुत कॉमन है जी। देखो तुम लोग ये सब चीज ध्यान रखा रहो, टोल्विडीन है ना, जैसे ये सब चीजों में। और OH लगा के CH3 कर देंगे तो क्रेसाल बोलते हैं, क्रेसाल, याद रहे, OH लगा करके CH3 लगा देते हो तो क्रेसाल बोलते हो, है ना। तो ये सब बात ध्यान रखना चाहिए तुम लोगों को हमेशा। ये सब क्या है, क्रेसाल है, क्रेसाल। और ये क्या देखो, टोल्विडीन है, टोल्विडीन, आर्थोटोल्विडीन, यानी NH3 लगा करके अगर आप अमोनिया लगा करके, अब ये क्या है, आर्थोक्रिसॉल है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, ऐसे NH2 लगा करके, देखो मैं ऐसे करके यहाँ पे CH3 लगा दूंगा, मुझे ऐसे बड़ा मजा आता है, देखो ऐसे, और OH करके यहाँ पर OH करके ऐसे। ये तो मेरे फोटो के पीछे आ रहा है, लेकिन अपन के पास क्या है, जुगाड़ है, जुगाड़ है, जुगाड़ ऐसा वाला है ना अपने पास, ठीक है ना। देखो, और यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे CH3 लगा दो ना, यानी CH3 लगा रहा है, होगा कहीं पर आर्थोमेटा पैरा पे, है ना। तो इसको बोलते हैं क्रेसाल्स, इसको बोलते हैं क्या अपन लोग, टोल्विडीन बोलते हैं, टोल्विडीन, टोल्विडीन बोलते हैं। तो आर्थोटोल्विडीन, मेटाटोल्विडीन, पैराटोल्विडीन बोलते रहो बच्चा लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये अब IUPAC बोलोगे तो 2 मिथाइल एनिलीन बोलोगे, क्योंकि 2 वहां ये 1 है, ये 2 है। ये 4 ब्रोमो एनिलीन है, या पैरा ब्रोमो एनिलीन बोलेंगे, ये काम एक ही बात है। प्रो या 4 ब्रोमो बेंजीन अमाइन बोल देंगे। अब ये देखो, ये क्या है, NN डाइमिथाइल बेंजीनामाइन, NN डाइमिथाइल बेंजीनामाइन, ठीक। और ये क्या है, NN डाइमिथाइल एनिलीन बोल देंगे, यानी एनिलीन पर 2 लगे हुए, तो एक ही बात है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है ये प्राइमरी सेकेंडरी बताइए, तो 1 डिग्री साफ साफ दिख रहा है, इधर 2 H दिख जाए तो 1 डिग्री, इसमें कोई H नहीं है तो 3 डिग्री, इसमें 2 H दिख गया तो 1 डिग्री, इसमें एक H दिख गया तो 2 डिग्री। ऐसी बात करना, अगर तीनों H हैं, अगर 2 H हैं तो 1 डिग्री, एक H है तो 2 डिग्री, एक भी H नहीं है तो 3 डिग्री, सीधी बात। राइट द स्ट्रक्चर पूछ रहा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अमीन्स करस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H11N। ये बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया, इस पर हम लोग थोड़ा काम करेंगे। चलो, कह रहा है C4H11N, ये बात बोल रहे हैं ये, ठीक है ना। कुछ बच्चा लोग मुझे जो है C4H11N है ना बच्चा लोग, देखो ध्यान से, ये है, और कह रहा है इसके आइसोमेर बताइए। तो सीधे बच्चों समझो, यहाँ पर जैसे मेटामर्स याद होगा आप लोगों को, तो ऐसे एक बार आप लोग क्या कीजिए, 4 कार्बन बना लीजिए, यहाँ पर NH2 रख लीजिए। अब बताओ, ये 4 कार्बन का NH2 लगाए हो तो 4 के लिए कितना बनता है जी, 4 कार्बन के लिए कितने एल्काइल पॉसिबल, 4 कार्बन के लिए कितने एल्काइल पॉसिबल, 4 के लिए 4 अल्काइल पॉसिबल होते हैं। यानी आप बताओ इस पर ऐसे वैसे ये 4 कार्बन ऐसे मान लो है, तो एक बार ऐसे कर सकते हो और एक बार यहां लगा सकते हो, कार्बन को तोड़ मरोड़ दो, यानी एक बार ऐसे कर दो, यहां पे NH2 लगा दो, और एक बार यहां लगा दो। तो मैंने बोला ना 4 के लिए 4 बनते हैं, तो ऐसे आपको सीधे याद भी हो जाना चाहिए। 4 के लिए 4, एक्चुअली 4 के लिए 4 क्या मैं बोल रहा हूँ, 4 के लिए 4 एल्काइल बोल रहा हूँ, यानी एक एक H हटाओगे, 4 कार्बन तुम्हें दे दिया गया, और एल्केन है, फार्मूले से लिख रहा है हमको C4H11 है, C4H11 का मतलब हो गया कि C4H11N है, यानी ये एल्केनामाइन की बात कर रहे हैं, ये एल्कीन बिल्कुल नहीं है ना, C4H11N है, ओके। चलो अब यहां पे देखो,
अब ये तो 4 कार्बन को आप ऐसे कर लिए। अब यहाँ पे और एक काम हो सकता है, ये क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट आइसोमेरिक अमीन्स की बात कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग टू मॉलिक्यूल ऑफ होमोजेनिटी। अब यहाँ पर हम लोग एक और काम कर सकते हैं, ये सारे के सारे 1 डिग्री वाले हैं, अब 2 डिग्री वाले बना लो, यानी एक तरफ एक कार्बन 3 कार्बन रखो और एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ एक कार्बन रख दो, H दिखा दो, यहाँ पे C हो गया, राइट। एक तो ये बन सकता है, इसी में एक और बन सकता है, इसको इसी का ऐसा वाला बन सकता है, यानी 2 पर लगाओ, है ना। यानी यहाँ पे क्या है, एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन है ये वाला, दिस इज एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन ये वाला, और यहाँ पे ऐसे सी लगा दिए, तो ये क्या है, एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन ये हो गया। अब क्या करो, एक तरफ 2 कर दो बच्चा लोग, और एक तरफ 2 कर दो, ये क्या है, एन इथाइल इथेनामाइन ये हो गया। अब 3 डिग्री बना दो, 3 डिग्री के लिए क्या बन गया, ये एक तरफ बस ये होना, यही करना पड़ेगा, और कोई तरीका है भी नहीं। तो हमारे पास कितने बन गए बच्चे लोग, देखो अब कोई पूछता भाई 1 डिग्री वाले कितने बनेंगे, 2 डिग्री वाले कितने बनेंगे, तो ये भी बता सकते हो, ये सारे क्या है, ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री वाला 1 बन रहा है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछता है हम लोगों से, उस पर आते हैं। कह रहा है कि आईयूपीएसी नेम लिखिए और बताइए टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट पेयर्स ऑफ अमीन, है ना, डिफरेंट पेयर्स ऑफ अमीन, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पूछ रहा है। तो देखो अब डिफरेंट पेयर, ये पेयर किसका किसका बनाएंगे, बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन जिसके पीछे पूछेगा आप बता दोगे, तो ये डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, तो सब्जेक्टिव हो जाएगा, है ना क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखिए कि नाम तो आप सब समझ रहे हो, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, पहले वाले का नाम क्या होगा, 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 अमाइन, आप लोग नोट करिएगा, मैं लिखने नहीं जा रहा हूं, ब्यूटेन 1 अमाइन। दूसरे क्या है, ब्यूटेन 2 अमाइन। तीसरे क्या है, तीसरे का है, ये पहला हो गया हमारा, दूसरे का हो गया ब्यूटेन 2 अमाइन, तीसरे का हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, फिर से बोल रहा हूं 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। चौथा क्या हो गया, चौथा हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। पांचवा क्या हो गया बच्चे, पांचवा देखिए सेकेंडरी है, तो क्या बोलोगे, एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, यहां से 1 2 3 होगा, एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। छठा क्या होगा, 6 वाला, एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, देखो यहां पे 2 पर जुड़ा हुआ है, तो एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। सेवंथ क्या होगा बच्चे, एन इथाइल इथेनामाइन, एन इथाइल इथेनामाइन। और आठवां क्या होगा बच्चे, एन एन डाई मिथाइल, एन कामा एन डाई मिथाइल, क्योंकि छोटा वाले मिथाइल है ना, और इथेनामाइन, इथेनामाइन, इथेनामाइन। तो ये हो गया सारा आईपीसी नेम, कॉमन नेम अकॉर्डिंगली आप लोग अपना ढूंढ लेंगे और लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चा लोग। चलिए आगे चलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन की बात करते हैं, प्रिपरेशन थोड़ा सा कर लिया जाए, चलिए चलिए प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन में पहला मेथड है क्या बच्चा, देखो पहला मेथड क्या है, पहला मेथड तुम्हारा क्या है, पहला मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, यानी नाइट्रो का, यानी RNO2 हो या ARNO2, RNO2 हो या ARNO2 है, उसका रिडक्शन कर दो, ठीक है बच्चा लोग। देखो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड टू एमीन्स बाय पासिंग नाइट्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकिल, जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, है ना, निकिल पैलेडियम और प्लेटिनम लेते हैं ना, एंड आल्सो, ये तो पहला बात हो गया, और एंड आल्सो बाय रिडक्शन विथ मेटल्स इन एसिडिक मीडियम। अच्छा मेरे बच्चों को बताओ, मेटल और एसिड का रिएक्शन से क्या बनता है, मेटल और एसिड क्लास 10 से 9 से पढ़ते आ रहे हो ना, जिंक ग्रेन्यूल लिया है, H2SO4 डाला है, Cl डाला, क्या निकलता है ना, पॉपिंग साउंड मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है ना। तो यही वही बात है, तो या तो आप मेटल के साथ ले लो एसिड, ठीक है, तो वही काम करेगा, वो भी हाइड्रोजन गैस निकालेगा, या आप हाइड्रोजन गैस डायरेक्टली ले लो, किसके प्रेजेंस में, निकिल पैलेडियम प्लेटिनम। एक्चुअली निकिल पैलेडियम प्लेटिनम जो होते हैं, ये लोग हाइड्रोजन को अपने ऊपर बिठा के रखते हैं, बिठा के रखने का मतलब अपने ऊपर एडजॉर्ब करा के रखते हैं, जिससे कि हाइड्रोजन तो गैस है ना,
तो अच्छे से रिएक्शन कर सके। तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े इस चीज को, एडजॉर्प्शन। तो जहां कहीं भी तुम मेटल देखते हो तो दो काम हो सकता है मेटल का, या तो सरफेस प्रोवाइड करना या तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना। समझिएगा बात को, ठीक है ना। या तो सरफेस प्रोवाइड करना कि उस पर आकर के बैठ करके केमिकल जो रिएक्शन है वो आपस में बातचीत कर ले और केमिकल रिएक्शन करके उसके सरफेस को छोड़ करके हट जाए, प्रोडक्ट बना करके, ठीक है। या फिर वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है जिससे कि रिडक्शन हो सके, जैसे कि क्लीमेंसन रिडक्शन एक एग्जांपल था। क्लीमेंसन रिडक्शन में हम लोग जिंक यूज करते हैं, और जिंक जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है जिससे कि क्या हो सके, रिडक्शन हो सके, राइट। क्लीमेंसन में क्या करते हैं, कार्बोनिल कार्बोनिल कंपाउंड को हम लोग एल्केन में रिड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन हटता है, 2 H रह जाते हैं, याद है तुम लोगों को। तो वहां पे जिंक का क्या काम है आखिर, ZnHgHcl, वो भी मरकरी भी लेते हो, तो मरकरी जो है वो एमलगम बना करके बहुत सुटेबल सॉल्वेंट होता है बहुत सारे मेटल्स के लिए। तो जिंक जो है वही इलेक्ट्रॉन दे रहा है और काम कर रहा है HCl, अपना रिएक्शन कर रहा है HCl। लेकिन जिंक हमने क्यों लिया, तो जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ पर, राइट। और यहाँ पे जो प्लेटिनम ले रहे हैं इस जगह पर, वो क्यों ले रहे हैं, वो रिएक्ट नहीं कर रहा, चाहे प्लेटिनम हो चाहे पैलेडियम हो, वो रिएक्ट नहीं कर रहा, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि हाइड्रोजन वहां पर बैठ सके और रिएक्शन कर सके नाइट्रो कंपाउंड से। मुझे आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे, है ना जी। ओके बच्चे, चलो आगे चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आता होगा। आप लोग स्मार्ट बच्चे हो, मुझे लगता ही है, और लगता क्या है हो तुम लोग, ठीक ना। देखो, अब देखो एन है ना बच्चा, एन, और एन पर होता क्या है, देखो समझो, यहां पर ओ है, यहाँ पे ओ है सी। अब क्या होता है कि एन पर यहां पर एच आके लगते हैं, कई सारे एच लगते हैं, तो यहां से ऑक्सीजन को धीरे धीरे वो क्या करते हैं, हटा देते हैं, और ये दोनों पर एच लग जाते हैं। तो ये जो ओ आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या कि लोन पेयर, ये लोन पेयर दिया रहता है इसको, प्लस माइनस वो भी हट जाता है, तो यहाँ पे एन पर क्या लग जाते हैं, एच। तो इसको रिडक्शन कहते हैं। आप देख रहे हो साफ साफ ऑक्सीजन निकल गया और एच लग गया। इसका मैकेनिज्म की आपको जरूरत नहीं है, पाई बॉन्ड टूटेगा, एच लगेगा, फिर टूटेगा, फिर एच लगेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ऐसे ही चलेगा, आप समझते हो। नाइट्रो एल्केन जो है कैन आल्सो बी सिमिलरली रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग एल्केन अमाइंस। एल्केन्स भी देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ये कह रहे हैं क्या, नाइट्रो एल्केन्स यानी RNH2 को भी कह रहे हैं, या RNH2 को भी कह रहे हैं, और ARNH2 को भी, दोनों को कह रहे हैं, यानी ये एराइल और एल्काइल दोनों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ही केस यहाँ पर दिखा रहा है। ये टिन ले लिए हैं, HCl ले लिए हैं, या आयरन HCl ले लिए हैं, वही हाइड्रोजन गैस वो प्रोड्यूस करेगा जिससे कि हो जाएगा रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप ले लीजिए, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रिफर्ड बिकॉज FeCl2 जो होता है वो गैस होता है, फॉर्म्ड गैस हाइड्रोलाइज्ड टू रिलीज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यूरिंग द रिएक्शन। यानी जो FeCl2 गैस बनता है फॉर्म्ड गेट हाइड्रोलाइज्ड टू रिलीज हाइड्रोक्लोरिक, HCl फिर से HCl निकाल देता है, और उस HCl को हम दोबारा यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कम हमको HCl लगता है। दूसरा है अमोनोलिसिस, अभी हमने आपको डिस्कशन किया, और आप क्लास 12th में पढ़े भी हो, स्टार्टिंग में ही पढ़े हैं हम लोग, है ना। क्लास यूनिट 10 में यानी हेलोल्केन हेलोरिन्स में आपने पढ़ा कार्बन हेलोजन बॉन्ड डेवलप होता है एल्काइल में और बेंजाइल में। बेंजाइल क्या होता है, यानी बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं, बेंजीन पर कार्बन उससे अटैच, ठीक ना। ये होता है बेंजाइल कार्बन, ठीक है ना। तो क्या करोगे, एक एक बार RX से रिएक्शन कराते जाओ। तो जो मैंने शुरू में आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि बार बार रिप्लेस करोगे एक एक, तो एक एक H रिप्लेस होता जाएगा, फिर लास्ट में क्या होगा, देखो यहाँ पर सब्सटीट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बनाया, देख लो यहाँ पर सब्सटीट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बन रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पर एक HX निकल जाएगा बच्चे और RX बन जाएगा, सॉरी एक यहाँ पर NR यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे NH2, यहाँ पे H2 रह जाएगा, ठीक है, और एक HX निकल जाएगा। ये स्थिति है। तो RX से HX निकल गया, हमारा काम हो गया, राइट। तो ये बात समझिएगा। और इसी तरह से करते करते ये डोंट ओवर एस्टिमेट योर सेल्फ, ऐसा है बहुत ज्यादा ना तेजु खां मत बनना तुम लोग। तेजु खां जानते हो क्या होता है, तेजु खां, बहुत ज्यादा अपने आप को ओवर एस्टिमेट करने वाले को तेजु खां बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, आप सोचते हो अरे उड़ा देंगे, 2 दिन में उड़ा देंगे, चैप्टर क्या है, कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं करना, ओवर एस्टिमेट करोगे तो मुश्किल में पड़ोगे, ये बात ध्यान रखना। अपने आप को ओवर एस्टिमेट मत करो और अंडर एस्टिमेट भी मत करो। ओवर एस्टिमेशन बहुत खराब चीज होती है, अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ओवर एस्टिमेशन जो होती है, अंडर एस्टिमेट तो फिर भी समय रहता है आपके पास। अंडर एस्टिमेशन का मतलब है कि मुझसे होगा नहीं, मैं क्या करूं, मुझसे तो होगा नहीं, मैं कितनी मेहनत करूं, ये अंडर एस्टिमेशन। ओवर एस्टिमेशन है कि आप सोते रहते हो कि अरे मैं तो फोड़ दूंगा, और ये बहुत ज्यादा घातक होता है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है। और इससे बचना अगर है
तो आप अगर मान लीजिए आप इसके हमेशा शिकार होते रहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं अगर, तो उसमें मिल जाता है आपको डेली लाइव क्लास मिलती है, डेली लाइव क्लास मिल जाती है उसमें, और आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलते हैं शानदार, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको किसका, रिकॉर्डेड सेशन का और लाइव सेशन का। तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया है, और फी स्ट्रक्चर भी इतनी शानदार, इतनी मामूली है कि कुछ कहना ही नहीं है इसमें। इसमें आपको मिलता है क्या, देखो इसमें मिल जाता है 25,200 में आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप ये मान के चलिए अभी जो एग्जाम आने वाला है उसके 6 मंथ के लिए ले लीजिए, ठीक है ना, 6 मंथ के लिए आप लोग ले लीजिए, ठीक है। मैं कुछ स्कॉलरशिप भी बच्चों को देना चाह रहा था डायरेक्टली, तो आप लोग डायरेक्टली अटैच तो मुझसे नहीं हो, लेकिन कुछ जुगाड़ पानी करके अटैच हो सकते हो, तो मैं कुछ स्कॉलरशिप भी बच्चों को देता हूँ, राइट, तो दे रहा हूं मैं कोचिंग के बच्चों को दे रहा हूँ स्कॉलरशिप इसके लिए कि बच्चे ज्वाइन कर लें और उसमें जो है अपना अच्छा करें, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो 34,650 रुपीज आपको मिलता है 12 मंथ के लिए, और आपको AM001 कोड यूज करते हैं तो 10% का डिस्काउंट तो मिलता ही है, और स्कॉलरशिप चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, उसको जरूर लिखिए, ठीक है। अच्छा, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी मत कीजिए, अंडर एस्टिमेट करके भी आप निराश होकर के बहुत परेशान होते हैं, और इसके लिए आपको मेंटर चाहिए, और मेंटर प्रोवाइड करेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पर्सनल कोच, आपको पर्सनल मेंटर चाहिए, पर्सनल कोच चाहिए जो आपको पर्सनल होकर के आपको क्या करे, आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बनाए। मतलब पर्सनल होने का मतलब कि आपके साथ आपकी स्ट्रेटजी को पूरा प्लान करे, आपका फ्रेंड की तरह से आपके साथ बिहेव करे, आपकी पूरी टेस्ट की एनालिसिस करे, आपकी स्टडी को पूरा प्लान करे, और सारे बेनिफिट तो आपको मिलेंगे, आप जान ही रहो, ठीक है ना। तो इसलिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक अच्छा सौदा होगा, अच्छा बेहतरीन पॉइंट होगा, और इसका फी स्ट्रक्चर भी जो है इसी के कुछ आसपास है, आपका जो है थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपका लगभग 8-9 हजार का डिफरेंस होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, ठीक है ना। तो जरूर करिएगा, और आपके पास कुछ बैचेस आए हुए हैं बच्चों, बैच बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर लीजिए। एक्सपर्ट्स जो है आपके नीट के लिए बैचेस लाए हुए हैं एजुकेटर्स, और अभ्यास बैच जो है बहुत शानदार है, जो कि 15 जनवरी से शुरू हो चुका है अभ्यास बैच, 15 जनवरी से शुरू हो चुका है। अनमोल शर्मा सर, गौरव गुप्ता सर, और दीपक वशिष्ठ सर, और अनूप गुप्ता सर एंड विवेक विशाल तिवारी सर, इनका बहुत गजब का कॉम्बिनेशन है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। संकल्प बैच है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, जिसमें गौरव केजरीवाल सर, अमित कुमार सिंह सर, जितेंद्र पांडे सर और विवेक अग्रहोत्री सर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन बैच होगा। 6 जनवरी से शुरू हो चुका है ये। उम्मीद बैच जो है डॉक्टर आनंद मणि सर, विक्रांत किरार सर, दीपक वशिष्ठ सर, अमन कुमार सिंह सर और महेंद्र सिंह सर हैं, तो जो बहुत बेहतरीन शानदार है, और आप 11 जनवरी से शुरू हो चुका है, ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी कोई टेंशन नहीं, कोई देर नहीं हुई है। पहल बैच जो 13 जनवरी से शुरू हुआ, जिसमें डॉक्टर एच के सिंह सर, आशीष दीवान सर, पंकज तलवार सर, प्रदीप चितौड़ा सर और सौरभ शर्मा सर इसमें शामिल हैं। बहुत ही बेहतरीन बैच है, ये 13 जनवरी से शुरू हुआ है। अर्ली राइज बैच जानते हो क्या है ये जो है ये 2022 के लिए, ये जो है बच्चे 2022 के लिए ये आपके लिए है, और 2022 के जो धुरंधर हैं वो बच्चे इसको ज्वाइन कर लें, तो ये 2022 के लिए है बच्चे, इसको ज्वाइन करो। अनूप वशिष्ठ सर, महेंद्र सिंह सर, वैभव कुमार सर हैं, बहुत ही शानदार टीचर हैं। टारगेट नीट बैच है बच्चों, देखो 2021 का 7 जनवरी से शुरू हुआ है। तमन्ना चौधरी मैम, ऋतु रतेवाल मैम, पंकज तलवार सर, प्रदीप चितौड़ा सर और रोहित जुनेजा सर हैं, शानदार। इनका देखो गजब का इनका पूरा ये एक्सपीरियंस है, बहुत ही बेहतरीन है। तो इन सब का लाभ उठा सकते हैं आप, कैसे, प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लो, और इसका लाभ पूरी तरह से उठाओ। और जिनको बच्चों को स्कॉलरशिप चाहिए वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, डिटेल दें अपना, तो उसमें हम कुछ कर सकेंगे, ठीक है बच्चे। चलो अब देखो आगे और क्या क्या हम लोग इसमें बना सकते हैं, किस किस तरह से। अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा कि किस तरह से हम, अगर ये हाफमैन एनालिसिस सीखा है ना, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं इसको, हाँ चलो, हाफमैन एनालिसिस हम पहले भी सीख चुके हैं, जिसमें एक RnH2 है, उससे RX का रिएक्शन कराओ, R2NH बन जाएगा, फिर RX रिएक्शन कराओ, फिर R3NH बन जाएगा, फिर RX कराओ तो फिर ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, यानी बार बार एक एक R रिलीज होगा, और लास्ट में जो हमारा लोन पेयर बचेगा वो भी R+ से जुड़ जाएगा और एक सॉल्ट बना लेगा, जिसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। द फ्री अमीन cannot be obtained by the from the ammonium salt by treated with can be obtained, cannot नहीं can be,
यानी जो आपका हो गया है, ये बन गया है, ये फिर वापस से आप अगर स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करा दीजिए तो फिर से आपका 1 डिग्री अमीन मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी सब चीज निकल जाएंगे। तो अमोनोलिसिस हैज द डिसएडवांटेज ऑफ यील्डिंग मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन एंड आल्सो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इसके पास ये डिसएडवांटेज है अमोनोलिसिस का। हाउएवर प्राइमरी अमीन इज ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट बाय टेकिंग लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया। तो मेरी बात समझना, लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया ले लोगे, अगर लार्ज एक्सेस अमोनिया लेते हो तो एक ही एक एल्काइल नहीं जुड़ पाएगा, एल्काइल हैलाइड तो खत्म हो जाएगा। समझना बात को। अगर आप अमोनिया, यहां पे समझो, मैं लिख रहा हूं इसको, मैं इसको लिख रहा हूं। अगर आप सोचो RX लेते हो, है ना, और अमोनिया लेते हो, ठीक है, अगर ये एक्सेस पे रहा, ध्यान से समझना, अगर हमारा RX एक्सेस पे रहा, अगर हमारा RX जो है वो एक्सेस है, यानी वो सारे अमोनिया पे लग जाएगा, यानी 3 डिग्री अमीन जो है वो मेजर बनेगा। समझना बात को बच्चे, ये मेजर बन जाएगा, क्योंकि सारे अमोनिया पे, अमोनिया जो है वहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। वही क्या बन जाएगा, लिमिटिंग हो जाएगा, जल्दी खत्म होगा, सारे H को हटा हटा के, क्योंकि RX एक्सेस है। और अगर आप अमोनिया एक्सेस ले लेते हो, NH3 एक्सेस ले लेते हो, एक्सेस ले लेते हो, तो वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा है, इसलिए जितने भी R होंगे एक एक आर सबको बढ़ जाएंगे, तो 1 डिग्री अमीन जो है वो मेजर बनेगा। तो ये इजीली समझने के लिए ये बहुत बेहतरीन तरीका है। और रिएक्टिविटी ऑर्डर आप जानते हो, RI सबसे अच्छा, क्योंकि बॉन्ड कमजोर होता है CI का, CI का बॉन्ड कमजोर होता है। क्यों कमजोर होता है, क्योंकि बहुत बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, कौन बड़ा होता है, I बड़ा होता है जी, आई बड़ा होता है, इसलिए उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो कम होता है। बच्चा लोग समझते हो क्या बात को। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। केमिकल इक्वेशन लिखिए फॉलोइंग रिएक्शन के लिए। कह रहे हैं रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक NH3 विथ C2H5Cl। इथेनॉलिक, इथेनॉलिक का मतलब आपने डुबाया हुआ है उसको इथेनॉल में, और रिएक्शन करा रहे हैं C2H5Cl से, ठीक है। तो देख लीजिए, ये C2H5Cl है, NH3 है, तो क्या बन गया, एक Cl हट जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पहले इथाइल अमीन बन जाएगा, फिर एक और आएगा, फिर ये 2 लग जाएगा, फिर आएगा, फिर लग जाएगा, फिर लास्ट में क्या आएगा, ये हो गया। तो क्वार्टरनरी, पहले क्लोरोइथेन, फिर इथेनामाइन, फिर एनिथाइल इथेनामाइन, फिर एनडाइथाइल इथेनामाइन, फिर क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। दूसरा क्या रखा है, अमोनोलिसिस ऑफ बेंजोइल क्लोराइड, सॉरी बेंजिल, बेंजोइल नहीं बेंजिल, तो बेंजिल मतलब का बेंजीन पर एक CH2Cl लगा हो, ठीक ना। एंड रिएक्शन ऑफ अमीन सो फॉर्म्ड विथ 2 मोल्स ऑफ CH3Cl। चलो ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 मोल हमको क्या चाहिए, CH3Cl चाहिए। पहले तो आप क्या करो, अमोनिया पे रिएक्शन करा दो, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजाइल अमीन बन गया। तो बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अमीन बन गया। अब 2 मोल कराना है, यानी 2 H उड़ा दोगे किससे, CH3 से, तो एन डाइमिथाइल फेनिल मिथेनामाइन बन जाएगा बच्चे। बहुत ही शानदार रिएक्शन। चलिए, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। अभी हमने क्या बनाया, पहले हमने रिडक्शन ऑफ नाइट्रो किया था, फिर हमने हाफमैन अमोनोलिसिस किया। अब हम क्या करें, नाइट्राइल यानी सीएन का रिडक्शन कर दो, यानी H वही देते जाओ और कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चे। नाइट्राइल्स यानी CN ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या आप LAH ले लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, या देखो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यानी H2 और वही हमारे प्यारे कौन से, निकिल, पैलेडियम और प्लैटिनम, ठीक ना। तो निकिल, पैलेडियम और प्लैटिनम वही हमारे प्यारे कैटलिस्ट हैं। तो हाइड्रोजनेशन करा दीजिए, प्रोड्यूस प्राइमरी अमीन्स। तो प्राइमरी अमीन देते हैं। क्यों प्राइमरी अमीन देते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, इस RC ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ H लगेगा, यहाँ H लगेगा, फिर H लगेगा, फिर H लगेगा, तो क्या बन गया, R, दोनों पाई वन टूट गए, एक पाई वन टूटा तो एक H लगा, फिर दो पाई वन टूटा तो दो H लग गया ना बच्चे, CH2 हो गया, और ये NH2 हो गया, दैट्स इट। तो 1 डिग्री अमीन बनता है। तो यहाँ पे इसलिए दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द एक्सेंट ऑफ, यानी एसेंट यानी बढ़ने वाला, एसेंट ऑफ अमीन सीरीज, यानी यहाँ पे एक CH2 बढ़ गया और बढ़ गया। तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स कंटेनिंग 1 कार्बन मोर देन द स्टार्टिंग अमीन, यानी जो आप अमीन ले रहे हैं उससे एक कार्बन ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए, तो ये नाइट्राइल था, ये तो नाइट्राइल था, ओके। यहाँ पे आर जो था आपका वो तो अलग है, एल्केन, और नाइट्राइल C जो है यहाँ पे नाइट्राइल का पार्ट था, लेकिन अभी क्या है, ये एल्केन का पार्ट हो गया है कार्बन, इसलिए एक कार्बन बढ़ा हुआ हमको महसूस होता है तो वही उतना ही कार्बन, टोटल कार्बन तो वही है, लेकिन एल्केन में एक कार्बन बढ़ा हुआ हमको महसूस होगा। रिडक्शन ऑफ एमाइड्स ये भी हम लोग खूब कर चुके हैं। तो आप क्या करो, RC ट्रिपल बॉन्ड N जो है ना, पहले इसको पानी दे दो, पहले इसको पानी पिला दो, तो पानी पिलाओगे तो HOH रहेगा ना बच्चे, तो किसको जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा किधर की ओर, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, इसको H मिलेगा और OH माइनस हमारा यहाँ चला आएगा। ये बात जानते हो आप, तो RCOH हो जाएगा ये, और डबल बॉन्ड NH हो जाएगा, फिर से एक पानी मिलेगा इसको, एक पानी फिर से मिलेगा, तो RCOH, 2 OH इस पर आ गया तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, है ना,
एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यानी हम नेट हमने एक ही पानी दिया, नेट हमने एक ही पानी दिया, इसको एक ही गिलास पानी पिलाया, राइट। तो ये RCONH2 बन गया। अब जो RCONH2 एमाइड बन गया ना, एमाइड, अब इस पे क्या करो, इस पर तुम क्या कर दो, रिडक्शन कर दो, यानी हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन दे दो इसको, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर सबको हाइड्रोजन दे देते हैं, LiH4, इसका रिडक्शन कर देते हैं, क्या मिल जाता है इसका, RCH2NH2 ये बन जाता है, ठीक है। यानी अगर हम एमाइड से बनाना चाहते हैं तो हम इस तरह से काम कर सकते हैं, और एमाइड से हमारा ये बन जाएगा RCONH2 से RCH2NH2 बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। अब देखिए गेब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, गेब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की बात कर रहे हैं। तो समझो ध्यान से, इसको पिछले चैप्टर में जो हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ रहे थे, तो वहां तक हमने काम किया था, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चे, यहां पर थैलिमाइड, जो हमारा थैलिमाइड होता है, तो गेब्रियल सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन। अब यहां पे कैसे प्राइमरी एमीन बनता है ये समझेंगे, प्राइमरी एमीन। तो थैलिमाइड बनाते हैं। थैलिमाइड कैसे बनता है बच्चे, आपको मैं बता दूं थैलिमाइड कैसे बनता है, बता दूं। देखो ऐसे बनता है, तो तुम क्या करो, एक थैलिक एसिड जानते हो ना, थैलिक एसिड, तो थैलिक एसिड ले लो, और थैलिक एसिड पर ये थैलिक एसिड, और ये भी कैसे बना सकते हो, और पीछे और भी कहानी कर सकते हो, ठीक है, और भी कहानी कर सकते हो। इसमें तुम पहले बेंजीन ले लो, बेंजीन से फिर तुम टॉल्विन बना लो, टॉल्विन से फिर आर्थो पोजीशन पर एल्काइलेशन कर दो, फिर उसका KMNO4 से रिएक्शन करा दो, तो ये थैलिक एसिड बन जाएगा। थैलिक एसिड पर फिर क्या करते हैं बच्चे, OH हटाते हैं। OH कैसे हटाएंगे, हम SOCl2 से हटा देंगे, तो Cl लग जाएगा। फिर क्या करेंगे, NH2 से रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बन जाएगा, दो मॉलिक्यूल, तो NH3 से अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, और क्या लग जाएगा फिर, यहाँ पे मेरी फोटो के पीछे आ रहा होगा ये, तो यहाँ पे लगा देता हूं, मैं इसको इधर कर देता हूं, ठीक है। तो देखो अपने पास तो जुगाड़ है करने का, CONH2 हो गया, और CONH2 हो गया, और इसको खूब स्ट्रांगली हीट कर दोगे ना बेटा, तब क्या बन जाएगा, ये तब यहां से बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, ये एक NH3 मॉलिक्यूल निकल जाएगा, -NH3 कर दो, तो क्या बन जाएगा, थैलिमाइड बन जाएगा। तो जो बच्चे इसको समझना चाहते थे वो समझ गए होंगे कि कैसे बनेगा। तो थैलिमाइड बन गया। अब थैलिमाइड पे क्या करो, KOH से रिएक्शन करा दो, तो K+ जो है और OH-, तो अपन के पास क्या है, यहाँ पर अपन के पास लोन पेयर K+ से जुड़ जाएगा, और इसको कहेगा भैया चलो सॉल्ट बना लेते हैं, कहेगा चलो हम लोग सॉल्ट बनाते, सॉल्ट बना लिया, यहाँ पे N पे माइनस आ गया, यहाँ पे K+ N-, ये हो गया, ओके। अब देखो यहाँ पर समझना बच्चे बात को ध्यान से, अब RX लगा दो, RX लगाओगे तो K के साथ X निकल गया, KX बना लिया, KX, और यहां पे R लग गया, तो ये N एल्काइल थैलिमाइड है, ध्यान रखना, अभी तक थैली है, अभी बाद में थैला हो जाएगा, ठीक है बच्चा, तो ये थैली, चलो, तो N इथाइल थैलिमाइड हो गया, ओके। अच्छा उसके बाद से देखो, इसके बाद से क्या करो, इस पर NR है, इस पे NaOH लगा दो, ये हमारा N एल्काइल थैलिमाइड है, तो ये N एल्काइल थैलिमाइड पे NaOH लगा दो, ठीक है। तो क्या हो गया, ये RNH2 निकल गया, यही हमारा RNH2 निकल जाता है, ये इसके साथ, और यहां पर ONA बन गया, ठीक है। ये एक सॉल्ट बन गया, हमारा थैलिक एनहाइड्राइड का सॉल्ट बन गया, और हमारा 1 डिग्री एमीन बन गया। तो इस तरह से हम लोग गेब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस कर लेते हैं, गेब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस से हम लोग इस तरह से बनाते हैं, क्या, थैलिमाइड लेते हैं। थैलिमाइड कैसे बनाते हैं आपको पता ही चल गया है, और उसके क्या बनाते हैं। फिर आता है अगला बच्चे, हाफमैन ब्रोमामाइड, समझना ध्यान से, ब्रोमामाइड, यानी हाफमैन साहब ने ब्रोमीन और एमाइड के साथ काम किया था, इसलिए ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, मतलब कि एक कार्बन कम कर देगा, डिग्रेड कर देगा, ठीक है। तो नाम में ही सारी बातें छुपी होती हैं, अगर तुम चालाकी से काम करना चाहो तो नाम में ही सारी बातें छुपी होती हैं। तो हाफमैन साहब ब्रोमामाइड, यानी ब्रोमीन और एमाइड, 1 डिग्री एमाइड लेना बच्चा लोग, 1 डिग्री एमाइड, डिग्रेडेशन यानी एक कार्बन कम होगा,
ठीक है। तो क्या करते हैं, हाफमैन डेवलप्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स, प्राइमरी बनते बाई ट्रीटिंग एन एमाइड विथ ब्रोमीन इन एक्वस और इथेनॉलिक सोल्यूशन। यही याद रखना पड़ेगा आपको। बाकी तो बोल दिया उसने, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आपको सिर्फ क्या रखना पड़ेगा कि भाई एल्कलाइज एल्कली सोल्यूशन लेना है, एक्वस या इथेनॉलिक सोल्यूशन लेना है। इन दिस डिग्रेडेशन रिएक्शन माइग्रेशन ऑफ एन एल्काइल और एराइल ग्रुप टेक्स प्लेस फ्रॉम द कार्बोनिल कार्बन of the amide to the nitrogen atom. The amine so formed contain one carbon less than the that present in the amide. तो RCONH2 से सीधे ये आप क्या करोगे, ये उड़ा दो, बीच वाला उड़ा दो। आपको करना क्या है, यही उड़ा देना। ये Na2CO3 बनेगा, NaOH के साथ मिलकर के Na2CO3 बनाएगा। और Na जो है वो Na बना लेंगे, पानी वानी निकल जाएगा और यहाँ बन जाएगा क्या, 1 डिग्री अमीन। और ये 1 कार्बन लेस है, 1 कार्बन एटम लेस देन एमाइड। एमाइड से एक कार्बन क्या है, कम है। दैट्स इट। तो मुझे लगता है कि समझ में आया होगा तुम लोगों को अच्छे से। बोलो बच्चा लोग, अच्छे से समझ में आया है क्या? राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जेंस। तो थोड़ा सा ध्यान दो, 2 मिनट का ब्रेक देता हूं, ध्यान दो, थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, उसके बाद आगे चलेंगे। राइट,
तो टाइम आप लोगों को मिला 2 मिनट 3 मिनट। अब देखिए एग्जांपल में राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो इसके लिए कन्वर्जन के लिए केमिकल इक्वेशन लिखना है अपन लोगों को। केमिकल इक्वेशन लिखना है तो देखो यार क्या हो क्या रहा है यहाँ पे देखो एक ये क्लोरो इथेन है, एक कार्बन बढ़ भी गया है। ध्यान देना यहाँ पे गलती हो जाती है फट से। यहाँ पे तो क्या करते हैं सीधे क्या करते हैं NH2 से रिएक्शन कर देते हैं, सीधे NH2 से रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे बात समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान है, यहाँ पे एक कार्बन बढ़ रहा है तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये ध्यान दो। तो यहाँ पे पहले क्या करो NaCN से रिएक्शन कराओ या KCN से रिएक्शन कराओ जिससे कि यहाँ पे CN बन जाए। फिर तो आप जानते हो रिडक्शन कर दो। यहाँ पे देखो क्या है बेंजाइल क्लोराइड है और यहाँ पे फिर वही चीज हो रही है, एक कार्बन और बढ़ रहा है तो क्या करो फिर वही सेम चीज कर दो और रिडक्शन कर दो। ठीक है, तो इजी है ये। तो अगर एक कार्बन बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे हैलोजन पर आराम से KCN या NaCN का रिएक्शन कराएंगे, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, और वो हम वहां पर एक कार्बन बढ़ा लेंगे, उसको रिडक्शन करके काम कर देंगे। फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं राइट स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द एमाइड which gives प्रोपेनामाइन बाई हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ध्यान से क्या चाहिए हमको प्रोपेनामाइन चाहिए। तो प्रोपेनामाइन जो हमारा डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है तो एक कार्बन कम होता है, यानी हमें जो मिल रहा है प्रोपेनामाइन 1 2 3 यही मिल रहा है प्रोपेनामाइन। तो आपको करना यहाँ पे एक CO इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा बस और कुछ नहीं, यहाँ पे एक CO इंट्रोड्यूस कर दो। ओके, फिर करना द एमाइन यानी अमीन प्रोड्यूस्ड बाय द हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड। अब देखो बेंजामाइड क्या होता है, बेंजामाइड ये होता है, ये बेंजामाइड है। आपको ये हटा देना है तो क्या बन जाएगा एनिलीन मिल जाएगा हमको सीधे, है ना। बेंजामाइड चाहिए तो आपको क्या करना है इसको उड़ा देना है, तो आपको यहां से निकाल देना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, एनिलीन मिल जाएगा हम लोगों को। ये कह रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन में कि हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू एनिलीन। तो किसको किसको पता है बेंजीन से एनिलीन डायरेक्ट NH2 नहीं होता, ऐड नहीं करता किसी तरह से। क्या करो नाइट्रोबेंजीन बना लो, नाइट्रेशन कर दो, HNO3 से कंसंट्रेट ले लो, नाइट्रेशन कर दो। नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, नाइट्रेशन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पढ़ा चुका हूं अच्छे से। तो नाइट्रेशन कर दोगे तो फिर क्या होगा यहाँ पे देखो, तो पहले बेंजीन ले लो, उस पर क्या करो कंसंट्रेट HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो नाइट्रेशन हो जाएगा, NO2 आ गया। अब इसका क्या करो रिडक्शन कर दो, SN ले लो, HCl ले लो, H2 ले लो, प्लेटिनम ले लो, कुछ भी ले लो। नाइट्रो हमने पहला ही किया था, हमने नाइट्रो एल्केन या नाइट्रो एराइल को हम लोग का रिडक्शन किए थे हाइड्रोजन प्लेटिनम पैलेडियम या निकल के प्रेजेंस में या फिर कोई मेटल और एसिड के प्रेजेंस में। चलिए आगे चलते हैं। बेंजीन से क्या बनाना है, बेंजीन से क्या बनाना है हम लोग को, बेंजीन इंटू NN डाई मिथाइल एनिलीन, यानी बेंजीन से NN डाई मिथाइल एनिलीन बनाना है। तो अभी तक तो यहां से बन गया ना, यहां तक तो बन गया, यहां तक तो बन चुका है। अब क्या करना है हमको, 2 मॉलिक्यूल CH3Cl से रिएक्शन करा दीजिए, काम बन गया। फिर कह रहे हैं कि देखो ये 1,4 डाई क्लोरो से हेक्सेन 1,6 डाइमीन बनाना है। तो इजी है, C यहां पे क्लोरीन था और यहां पे क्लोरीन था, तो 2 मॉलिक्यूल आप ले लो KCN, फिर 1 2 3 4 यहां पे CN लग गया, यहां पे CN लग गया। अब इसको कर दो क्या आप इसका बच्चे रिडक्शन, तो बन जाएगा आपका काम हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये बात जो कह रहे हैं उसको सुना जाए। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एमीन्स में फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, खास करके इसका जो आपका बेसिक प्रॉपर्टीज है, बेसिक कैरेक्टर्स है वो सब। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं, पढ़ेंगे। द लोअर एलिफेटिक अमीन्स, यानी एक तो छोटा ऊपर से एलिफेटिक, एरोमेटिक नहीं, तो लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर गैसेस विथ फिशी ऑर्डर, मछली की महक आएगी। ठीक है, जो लोग मछली खाते हैं वो जानेंगे, मैं तो नहीं खाता हूं, खैर फिलहाल शुद्ध जो है शाकाहारी आदमी हूं, तो मुझे नहीं पता कैसा महक होता है। मतलब मछली का महक पता है क्योंकि मछलियां तो बिकती है मार्केट में, लेकिन जो है फिशी ऑर्डर आता है। ठीक है, प्राइमरी अमीन्स बनते, अब समझना ध्यान से, लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर गैसेस विथ फिशी ऑर्डर, प्राइमरी अमीन्स यानी 1 डिग्री वाले विथ 3 और मोर कार्बन एटम्स आर लिक्विड, यानी प्राइमरी अमीन है 3 कार्बन यानी प्रोपेनामाइन या उससे ज्यादा, ठीक है ना, आर लिक्विड, एंड स्टिल हायर वंस आर सॉलिड, यानी 3 से ज्यादा वाले सब सॉलिड। अब आती बात एनिलीन की, एंड अदर एराइल अमीन्स आर यूजुअली कलरलेस बट गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। तो एनिलीन जो है वो ऑक्सीडाइज कर जाता है नाइट्रो में, ठीक ना, तो ये सब ध्यान रखें, उससे कलर आता है। ओके, चलिए, और अदरवाइज क्या होते हैं वो, अदरवाइज वो क्या है, वो कलरलेस है। चलिए आगे चलते हैं। तो लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर सॉल्युबल, जो लोअर एलिफेटिक अमीन्स होंगे वो सॉल्युबल होंगे। लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द वाटर। लोअर एलिफेटिक अमीन जो होते हैं, जो छोटे वाले होते हैं, वो पानी में सॉल्युबल है, क्योंकि इसका जो एल्केन चेन होगा अगर बड़ा रहेगा तो वो हाइड्रोफोबिक है, वो पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। However, solubility decreases with the increase in the molar mass of the amines due to the increase in the size of the hydrophobic alkyl part, यानी R यानी alkyl part बड़ा होता जाएगा, तो वो क्या है, वो हाइड्रोफोबिक है, इसलिए डिजॉल्व होगा। Higher amines are essentially insoluble in water. Considering the electronegativity of nitrogen of amine and oxygen of alcohol as 3 and 3.5 respectively, you can predict the pattern of solubility of amines and alcohol in water. ठीक है, अब समझना ध्यान से, यहां पे समझना, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अमीन और अल्कोहल है, तो समझिएगा ध्यान से। जिनकी अगर मॉलिक्यूलर मास लगभग बराबर हो तो हम कैसे करेंगे, लिखो, आउट ऑफ ब्यूटेन 1 ऑल एंड ब्यूटेन 1 अमाइन व्हिच विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड वाई। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है कि एमाइंस आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन। देखो एमीन्स में क्या है, 1 अमाइन में उसके पास वहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की संभावना है, ठीक है ना, अल्कोहल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यू मे रिमेंबर दैट अल्कोहल्स आर मोर पोलर देन अमीन्स एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड देन अमीन्स। ठीक है, तो अब यहां पे समझिएगा, प्राइमरी और स्ट्रॉन्ग बनता है, लेकिन वो अल्कोहल स्ट्रॉन्ग बनाता है OH, लेकिन एक ही बनाएगा। यहां पर अमीन 1 डिग्री है तो एक से ज्यादा बनाएगा, ये बात समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स जो होते हैं, देखो 3 डिग्री अमीन के पास क्या है, H है ही नहीं। 1 डिग्री अमीन के पास 2 H है, और 2 डिग्री अमीन के पास एक ही H है, और 3 के पास है ही नहीं H, क्योंकि 3 डिग्री क्या होता है, RRR RNR, ये ऐसे होता है, तो इसके पास H है ही नहीं। ठीक है, और 2 डिग्री के पास एक H है, 1 डिग्री के पास 2 H है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स आर इंगेज्ड इन द इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग between nitrogen of one and hydrogen of another molecule. This intermolecular association is more in primary amines than in secondary amines, as there are 2 hydrogen atoms available for the hydrogen bond formation in it. Tertiary amines do not have intermolecular association due to the absence of hydrogen atom available for the hydrogen bond formation. Therefore, the order of boiling points of isomeric amines is as follows. अगर ऑर्डर आप देखना है तो सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है, 3 डिग्री में, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा 3 डिग्री का, और प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि प्राइमरी वाला क्या है, देखो प्राइमरी वाला एसोसिएट है, ये प्राइमरी है, तो इधर भी एक एसोसिएटेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इधर भी बॉन्डिंग है, ठीक ना, ओके, और इधर बॉन्डिंग है, तो ये नाइट्रोजन से तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, 2 हाइड्रोजन इन्वॉल्व है इसके, इस अमीन के, इस वाले अमीन के 2 हाइड्रोजन इन्वॉल्व हैं, और
ये देखो 2 हाइड्रोजन इन्वॉल्व है और खुद नाइट्रोजन इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो 3-3 बन रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट इसलिए 1 डिग्री का बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ पे देखिए बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एमीन्स, एल्कोहल्स एंड एल्केन्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम मोलर मास आर शोन। अब यहाँ पे समझिएगा कैसे होता है, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सबका मोलर मास 73, 72, 74 के आसपास है। अब यहाँ पे देखिए ये n, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ठीक है। और ये तो अमीन्स हो गए तीनों, ये एल्केन है और ये एल्कोहल। तो 1 डिग्री अमीन का 350, एल्कोहल का देखिए 390 है। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, अल्कोहल का 390 है, वही सेम अल्कोहल का 390 है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल का ज्यादा स्ट्रांग एसोसिएशन है, क्योंकि अल्कोहल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल भी है। ये बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, 3 डिग्री 1 डिग्री वाले से भी ज्यादा है। तो यहां पर इस चीज को हमको कंपेयर करना चाहिए हमेशा। बाकी एल्केन का सबसे कम तो होना ही है, क्योंकि वो नॉन पोलर है, और इनका कम होता जाएगा, 2 डिग्री का उससे कम, 3 डिग्री का उससे कम, बस। तो अल्कोहल टॉप पे रखेगा, यानी अल्कोहल होगा। अगर हम एक अल्कोहल ले रहे हैं सेम, लगभग सेम मॉलिक्यूलर मास का, तो अल्कोहल सबसे अच्छा, फिर 1 डिग्री अमीन, फिर 2 डिग्री अमीन सेम मॉलिक्यूलर मास वाला, फिर 3 डिग्री अमीन। ये बॉइलिंग पॉइंट कार्ड, ठीक है बच्चों। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी जो हमने यहां पे डिस्कशन किया। अब आते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन की तरफ। केमिकल रिएक्शन की तरफ आते हैं। देखिए डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम एंड द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर द नाइट्रोजन एटम मेक अमीन्स रिएक्टिव। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जबरदस्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उसको पोलर बनाता है और H को एसिडिक हाइड्रोजन बनाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है क्योंकि उस पर अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, जिस तरह से ऑक्सीजन का होता था वैसे यहां पर, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का H एटम निकलेगा, और दूसरी चीज लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, जो कि एक बेस की तरह काम करेगा। चलिए, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू द नाइट्रोजन एटम डिसाइड्स द कोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ एमाइन। दैट इज वाई प्राइमरी यानी NH2, सेकेंडरी दिस एंड टर्शियरी अमीन डिफर इन मेनी रिएक्शंस। आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के अलग अलग रिएक्शन से इनको डिफरेंशिएट करने वाला रिएक्शन भी पूछता है, ठीक है बच्चे। चलिए, मोर ओवर एमीन्स बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एमीन के पास एक लोन पेयर होता है जिससे वो बेस की तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। सम ऑफ द रिएक्शंस ऑफ अमीन एज डिस्क्राइब्ड बिलो। पहला बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन जो कि हमने पहले किया, तो लोन पेयर क्या करेगा, अटैक करेगा किसी प्रोटॉन को या किसी ऐसे स्पीशीज को जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, और सॉल्ट यहां बन जाएगा। जैसे यहां पे देखिए, ये भी क्या बना लिया, अनिलीनियम क्लोराइड सॉल्ट बना लिया, और वहां पर आपका NH2 सॉल्ट बना लिया। तो ये एल्काइल और एराइल दोनों ही ये प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब देखिए एमीन सॉल्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विथ अ बेस लाइक NaOH रीजनरेट द पैरेंट अमीन। तो आपने फिर से अगर बेस रिएक्ट करके, तो फिर से, तो ये हमने पहले भी पढ़े हुए हैं कि अगर आप टेट्रा एल्काइल भी ले लेते हैं और वापस से उसको, अगर आप टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट है उसको भी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करा देते हैं, तो वो प्राइमरी अमीन दे देगा। अमीन सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अमीन सॉल्ट जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ये बात इंपॉर्टेंट है, लाइक ईथर, ठीक है। तो अमीन सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर। दिस रिएक्शन इज द बेसिस ऑफ द सेपरेशन ऑफ अमीन्स फ्रॉम द नॉन बेसिक ऑर्गेनिक compounds insoluble। ध्यान समझिएगा, amine salts are soluble in water but insoluble in organic solvents like ether. This reaction is the basis of the separation of amines from the non-basic organic compounds insoluble in water। यानी जो हमारे नॉन बेसिक हैं जैसे कि ईथर वगैरह, उनसे इसको सेपरेट करता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये बेसिक होते हैं। चलिए, द रिएक्शंस ऑफ अमीन्स विथ मिनरल एसिड। अब एसिड है, ये बेस है,
तो क्या करेगा, मिनरल एसिड से रिएक्ट करके अमोनियम सॉल्ट तो बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। शोज दैट दीज आर बेसिक इन नेचर। तो इसके लिए हम amines have a shared pair of electrons on nitrogen atom due to which they behave as Lewis base. तो Lewis base are lone pair donor. Basic character of amines can be better understood in terms of Kb. तो जिस तरह से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में Ka और pKa पढ़े थे, तो यहां पर अमीन्स में हम लोग Kb या pKb पढ़ेंगे। तो Kb क्या है, इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द बेस, राइट। तो यहाँ पे देखो आपका एक यहाँ पे है अमीन 1 डिग्री, पानी से रिएक्शन कराया, इसने H ले लिया प्रोटॉन और OH माइनस निकाल दिया। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो पहले लिखोगे यहाँ पे क्या, ऊपर प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट। वाटर जो H2O होता है वो कांस्टेंट इसका माना जाता है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट माना जाता है। इसलिए वाटर को जब हम यहाँ भेजेंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे आ गया, तो एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा Kb। इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द बेस, ठीक है ना। और ये बन गया। तो इसके लिए अब पीकेबी क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ केबी इज कॉल्ड पीकेबी। किसी भी चीज का नेगेटिव लॉगरिथम ले लोगे तो पी लग जाएगा आगे, ओके। तो लार्जर और उल्टा होता है, जितना केबी की वैल्यू ज्यादा होगी, ध्यान से समझना, जितना केबी की वैल्यू ज्यादा होगी, केबी की बेसिसिटी जो होती है, बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है बच्चे, वो प्रोपोर्शनल टू होता है केबी की वैल्यू की। और पीकेबी जो होता है बच्चे, पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केबी। यानी पीकेबी जितना ज्यादा हो, जितना कम होगा उतना अच्छा बेस होगा। तो पीकेबी इज अ टर्म जिसको हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, और यहाँ पे कुछ दिया भी हुआ है, द लार्जर द वैल्यू ऑफ केबी और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीकेबी, स्ट्रॉन्गर इज द बेस। वो बेस उतना स्ट्रांग होता जाएगा। द पीकेबी वैल्यूज ऑफ फ्यू एमीन्स आर गिवन बिलो इन द टेबल। 13.33 टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। द पीकेबी वैल्यू ऑफ अमोनिया इज 4.75। अमोनिया का पीकेबी वैल्यू दिया हुआ है 4.75। एलिफेटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि एलिफेटिक अमीन जो होते हैं उसमें एल्काइल ग्रुप लगा होता है, एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दे करके और अवेलेबल कराता है लोन पेयर को। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द लोन पेयर। देखो फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, लेकिन वो देता नहीं है, इसको अवेलेबिलिटी नहीं बोलते। अवेलेबिलिटी का मतलब कि आप देने, जो कोई चीज अवेलेबल है, मैं आपके पास कुछ मांगने आ रहा हूं कि अवेलेबल है, तो तुम्हारे पास अगर वो है और तुम्हारी आवश्यकता ज्यादा है तो तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है वो। तो तुम्हारे पास रहने से कोई चीज तो आपके पास है, इसका मतलब वो अवेलेबल है, ऐसा नहीं। फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, लेकिन उसके पास अवेलेबल कम है देन द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास एक ही है लेकिन ज्यादा अवेलेबल है इन कंपेरिजन टू व्हाट, फ्लोरीन। तो नाइट्रोजन, अगर मैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करूं तो सबसे ज्यादा अवेलेबल है किसके पास, नाइट्रोजन के पास, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों की कंपैरिजन में सबसे कम है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन की कंपैरिजन की बात किया तो इसके पास 2 लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन के पास, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर, इसके पास 3 लोन पेयर, किसके पास, फ्लोरीन के पास, राइट। तो सबसे ज्यादा अवेलेबल किसके पास है ये, तो अवेलेबिलिटी, अगर अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसके पास है अवेलेबल, नाइट्रोजन के पास है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। और अगर इस पे अल्काइल ग्रुप जोड़ दोगे तो अल्काइल ग्रुप और उसको धक्का देता है इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की तरफ, तो इसलिए और अवेलेबल होता है। तो इसलिए लीडिंग टू द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम। देयर पीकेबी वैल्यूज लाइज इन द 3 to 4.22। तो 3 से 4.22 के बीच में लाई करती है किसकी, एल्काइल अमीन्स की। ऑन द अदर हैंड एरोमेटिक अमीन्स आर वीकर, क्योंकि वो क्या होते हैं, एरोमेटिक अमीन्स लोन पेयर को पार्टिसिपेट करा देते हैं रेजोनेंस में, अब और कम अवेलेबल हो गया। एक बात समझना, एरोमेटिक अमीन्स में जो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है किससे, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, समझो ध्यान से। यहाँ पे एरोमेटिक अमीन्स में क्या है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन। तो ये लोन पेयर जो है ये और अवेलेबल कम हो गया, क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर लिया रेजोनेंस में, अब इसकी अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन पे और कम हो गई ना, है ना, ये बात और कम, तो ये कम हो जाते हैं। तो इसलिए एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक। तो ऑन द अदर हैंड एरोमेटिक अमीन्स आर वीकर बेस देन द अमोनिया ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर ऑफ द एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप खींचता भी है और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करा करके उसको क्या करता है, उसको इलेक्ट्रॉन को कम अवेलेबल करा देता है, लेस अवेलेबल रखता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजों का दिया हुआ है, मिथेनामाइन का दिया हुआ है कितना, 3.88। एन मिथाइल मिथेनामाइन का दिया देखो और कम हो जाएगा 3.27। एन एंड डाई मिथाइल और 3, देखो यहाँ पे 4.2। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि सर मिथेनामाइन का 3.38 था, एन मिथाइल मिथेनामाइन का, मैं अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मिथेनामाइन का CnH2 और CnC, ये एन मिथाइल मिथेनामाइन, और ये CnCC ऐसा है। तो इसका क्यों, इसका तो और कम होना चाहिए था, बढ़ कैसे गया, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चे। और
क्या इंपॉर्टेंट है समझना, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या समझना, एक्वस फेज की बात यहां पर, एक्वस फेज की बात यहां पे कर रहे हैं, ये बात समझना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। एक्वस फेज में क्या होता है बच्चे, सबसे ज्यादा बेस होगा 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, फिर 3 डिग्री वाला, फिर अमोनिया। ये बेसिक स्ट्रेंथ होती है 213। यानी एक्चुअली होता क्या है, एक्वस फेज में 2 डिग्री सबसे आगे रहता है, चाहे वो इथाइल एमीन हो चाहे वो मिथाइल एमीन्स हो। तो ये क्या है, ये क्या है बच्चे, ये आपके मिथाइल एमीन्स हैं, मिथाइल एमीन्स हैं। और मिथाइल एमीन्स में चाहे वो इथाइल एमीन हो चाहे वो मिथाइल एमीन हो, एक बात समझना बच्चे ध्यान से, अरे भाई तुम गायब मत हो जाओ, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं गायब हो जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ देखो आ गया, तो इसमें देखो दोनों में ही एक्चुअली होता क्या है, अगर गैस फेज की बात करते हो, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दूं इधर। हाँ, अगर आप गैस फेज की बात करते हो, गैसियस स्टेट, तो मेरे प्यारे बच्चों ये समझना तुम लोग ध्यान से, 3 डिग्री सबसे अच्छा बेस होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा, और तब अमोनिया। ये क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ। और इसकी वजह है आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, गैस स्टेट में। लेकिन अगर ये एक्वस में लोगे ना, तो वहां पे 3 रीजन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, 3 रीजन। एक तो प्लस आई इफेक्ट, दूसरा सॉल्वेशन इफेक्ट, और तीसरा स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक इफेक्ट। ये 3 इफेक्ट होते हैं इन एक्वस फेज। एक्वस स्टेट में, और देखो एक चीज समझना, एक्वस स्टेट में 3 इफेक्ट होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या रहता है, बढ़ाता है, बाकी दोनों घटाते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है और बाकी दोनों एक घटाते हैं। तो ये बात समझ लेना ध्यान से, स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा ज्यादा लोग घिरे रहेंगे तो क्या होगा, वो लोन पेयर को देने नहीं देगा, जैसा कि यहाँ पे 3 डिग्री में हो रहा है। देखो ध्यान से, स्टेरिक इफेक्ट यहाँ पे देखो सबसे दिख रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ाएगा, ये दोनों घटाएंगे। ये पूरा म्यूचुअल, इसमें कोई ये नहीं पूछे आपसे, ये नहीं पूछेगा कि कौन कितना घटा रहा है कितना बढ़ा रहा है, ये कुछ नहीं, तीनों अपना म्यूचुअल इफेक्ट देते हैं। और ये रट लेना है हमको कि मिथाइल एमीन में, अब यहाँ पे तुमको ट्रिक बताता हूं, देखो अगर गैसेस स्टेट पे है तो गैसेस स्टेट में तो हमारा ये हो ही गया, 3 डिग्री सबसे अच्छा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब एक्वस में क्या होता है, बस ये 2 डिग्री वाला आगे लेते आओ, बस 2 डिग्री वाला आगे ले आओ। और मिथाइल छोटा है, इसलिए नंबर 1 और 3 में जो छोटा नंबर कौन है, 1 है। समझो, फिर से समझो, 2 डिग्री को आगे लेते आओ, तो क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो होने वाली है, राइट। गैसेस स्टेट है तो गैसेस स्टेट में 3 डिग्री सबसे अच्छा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, सिंपल। लेकिन एक्वस में आने के बाद ऐसा नहीं है कि पूरा उलट जाएगा, कुछ बीच वाला काम होगा। तो 2 डिग्री आगे आ गया और 1 और 3 पीछे हो गए। अब इसमें इथाइल और मिथाइल में क्या ड्रामा है समझो, तो समझने के लिए दिमाग से याद करने के लिए ऐसे समझ लो कि 2 डिग्री में एक्वस, इस कंडीशन में 2 डिग्री तो सबसे आगे आएगा, ओके। अब अगर मिथाइल एमीन्स हैं तो मिथाइल छोटा है, फिर इथाइल एमीन है, इथाइल बड़ा है, तो इसलिए छोटा बड़ा नंबर आगे आएगा। तो 2 डिग्री सबसे आगे आ गया। और इथाइल एमीन में भी, चाहे वो मिथाइल एमीन है चाहे वो इथाइल एमीन है, अब मिथाइल एमीन में 1 डिग्री आएगा और इथाइल एमीन में 3 डिग्री आएगा, बस बचा हुआ 1 डिग्री यहां आ जाएगा, सीधी सीधी बात। तो ये आपका इथाइल एमीन्स की केस हो गई, ये आपका इथाइल एमीन केस हो गया। आप चुपचाप देख सकते हैं, इथेनामाइन, एन इथाइल और एन एन डाइमिथाइल। अब आपका 2 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, 2 डिग्री देखो यहां पे ये है, फिर 3 डिग्री आएगा, फिर 1 डिग्री आएगा। साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को। जबकि आप लोगों का यहां पर जो मिथेनामाइन है आपको दिख रहा है कि 1 डिग्री 2 डिग्री सबसे कम, पीकेबी यानी बेस सबसे ज्यादा बेस हो गया, सबसे बेसिक हो गया 2 डिग्री वाला, क्योंकि पीकेबी सबसे कम है। उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो एकदम साफ साफ समझना बात को एकदम अच्छे से। और मीथेन का, सॉरी अमोनिया का जो पीके, देखो पीके भी वैल्यू ऑफ अमोनिया कितनी होती है, 4.75, ये ध्यान। तो
अमोनिया की सबसे ज्यादा हो गई इन तीनों से 4.75, अमोनिया का है 4.75। चलो बेंजीनामाइन का देखो, क्योंकि ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर गया तो 9.38 है। अब इस पर क्या करो, फेनिल मिथेन एमाइन, यानी एक जगह आप एक तरफ फेनिल लगा रहे हो एन पर, एक तरफ मिथेन लगा रहे हो, तो बढ़ गया, इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। देखो कितना गया, 4.70 आ गया। फिर कर रहे हैं एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन ले रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ यहां बढ़ गया, एन मिथाइल एनिलीन ले रहे हैं तो ये 9.30 है, और एन एन डाई मिथाइल ले रहे हैं तो थोड़ी सी पीकेबी और कम हो गई, यानी क्या हो गया बच्चे, ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर गया। चलिए अब यहां पर समझते हैं बात को, ये समझना फेनिल मिथाइल एमीन जो है वो बहुत अच्छा दे रहा है यहां पर, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, जबकि बेंजीन रिंग पर कोई जुड़ा हुआ है तो प्लस आई इफेक्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में इसके बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बता दिया और इसका रीजन बताया आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पर आप लोग जो है केबी यहां पे कह रहा है यू मे फाइंड सम डिस्क्रिपेंसीज, you may find some discrepancies while trying to interpret Kb values of amines on the basis of plus I or minus I on the substituents present in the amine. Beside inductive effect, there are other effects like solvation effect and steric hindrance, etc., which affect the basic strength of amines. Just ponder over. You may get the answer in the following paragraphs. तो आगे के पैराग्राफ्स में हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहां तक आप लोग पूरा समझ में आ गया होगा ढंग से। जो बातें आपको समझ में नहीं आती हैं वो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, जिससे कि आपको बैचेस में भी ज्वाइन करने का मौका मिले। जो बच्चे चाहते हैं कि उनको कुछ स्कॉलरशिप मिले, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने बारे में बताएं मुझे, मैं स्कॉलरशिप के लिए उनकी व्यवस्था कर सकता हूं, और वो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। ठीक है बच्चे, तो यहां तक बच्चे आप लोग समझिए इस चीज को कि बेसिसिटी ऑफ एमीन्स में हम लोग अगर गैसियस स्टेज है तो गैसियस स्टेट पे हम कैसे करेंगे। गैसियस स्टेट में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हो जाएगा क्या है, और लास्ट में अमीन आएगा। लेकिन एक्वस स्टेट की जब बात करोगे तो मामला वहां पे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। एक्वस स्टेट में 3 इफेक्ट काम करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस। ये तीनों मिल करके अपना इफेक्ट दिखाते हैं, और तीनों का कुछ पूछेगा नहीं आपसे कौन ज्यादा कौन कम। ये बता सकते हैं कि कौन बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है कौन घटा रहा है, यही हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और स्टेरिक हिंड्रेंस और सॉल्वेशन इफेक्ट जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करने की कोशिश करता है। और दोनों का, इन तीनों का ही म्यूचुअल जो कॉम्बिनेशन होता है वो मिलकर के हमको अपना मिलता है ये रिजल्ट में। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक का लेक्चर आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अनअकैडमी के इस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए पूरा ट्राई कीजिएगा। और आपका प्लस सब्सक्रिप्शन हो या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो, आप उसको ले सकते हैं। आपको मेरा कोड आप यूज करेंगे AM001 तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने बारे में बताएं, हम आपको स्कॉलरशिप भी देंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ अमीन्स। हम आपको मैं पहले बता दिया हूं कि मैं कैसे कर रहा हूं। मैं पहले एनसीईआरटी ले रहा हूं। एनसीईआरटी के बाद हम क्या कर रहे हैं, टैट टॉक कर रहे हैं, और टैट टॉक के बाद हम क्या कर रहे हैं बच्चे, टैट टॉक के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मेगा क्विज कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी, टैट टॉक, मेगा क्विज, ये 3 चीज हम कर रहे हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग इस चीज को खत्म कर रहे हैं। हर एक चैप्टर को मैं 3 लेक्चर में कन्वर्ट कर रहा हूं, 3 लेक्चर में हम खत्म कर रहे हैं। जैसे ये लेक्चर हमारा 1.5 आवर का हुआ, तो ऐसे ही हम 3 लेक्चर में 1.5 आवर के लेक्चर में हम पूरा अपना एक चैप्टर खत्म कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को पूरी सहूलियत के साथ, और मैं आपको पूरा रिकॉर्डिंग करके इसलिए दे रहा हूं कि जिससे कि आपका टाइम कम खर्च हो, क्योंकि एग्जाम के जैसे करीब पहुंचे जाएंगे आप लोगों का रिवीजन का टाइम कम मिलेगा। तो एनसीईआरटी एक बार क्विक तरीके से हम लोग अगर पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी का एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ हमने एनसीईआरटी पढ़ा है। क्योंकि सब लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ा कैसे जाए, साथ में टीचर के कैसे पढ़ते हैं, तो मैं आपको साथ में पढ़ा रहा हूं। एनसीईआरटी मेरे साथ पढ़ो और बहुत बेहतरीन तरीके से काम करो। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपने एमीन्स के सेकंड लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।